मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। नॉवल का नाम 9 रेवोल्यूशन ऑफ द स्टार्स टेक्निक है। अध्याय 76 से 100। बेशक कययान का वास्तव में गायब होना असंभव है। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि अस्थि निर्माण क्षेत्र ऐसा नहीं कर सकता, यहाँ तक कि क्यूई एकत्रीकरण शक्ति भी ऐसा नहीं कर सकती। उसने जो किया वह यह था कि उसने प्रेत दानव तलवार की मंशा का उपयोग किया, जिससे कि जो लोग प्रेत दानव तलवार को देखते थे उन्हें भ्रम हो जाता था और वे स्वतः ही उसके अस्तित्व को अनदेखा कर देते थे। इस तरह की तलवार तकनीक निश्चित रूप से समूह लड़ाई के लिए सबसे अच्छा हथियार है। जैसे ही प्रेत दानव तलवार बाहर आई, फीनिक्स माउंटेन, बनिंग हेवन कबीले और युआन कबीले के हड्डी फोजिंग क्षेत्र, तीनों संप्रदाय बिना किसी अपवाद के भ्रम में पड़ गए। यहाँ तक कि शक्तिशाली क्यूई एकत्रीकरण कौशल वाले लोग भी केवल क्यूई संवेदन के माध्यम से ही कययान की सामान्य रूपरेखा का पता लगा सकते थे। नंगी आंखों से उसका असली रूप देख पाना भी असंभव है। ये कहा जा सकता है कि यह तलवार वास्तव में ऊर्जा एकत्र करने की शक्ति के तहत एक अजेय तलवार है। भले ही आप हड्डी बनाने के 8वें या 9वें स्तर पर हों, अगर आप दुश्मन के ठिकाने का पता नहीं लगा सकते हैं तो आप केवल प्रतिद्वंद्वी की तलवार से एक सिरहीन मक्खी की तरह मारे जा सकते हैं। इस समय हान यांग की तरह उसे कययान के विशिष्ट स्थान के बारे में तब तक पता नहीं चला जब तक कि उसके माथे के बाल तलवार की हवा से उड़ नहीं गए। बेटा, क्या तुमने ये देखा? ये कययान की सबसे शक्तिशाली तलवार है। यदि आप अपनी ऊर्जा एकत्रित करेंगे तो आप मर जाएंगे। यदि नहीं तो हमारा ब्रह्म संप्रदाय एक प्रतिभा को कैसे बर्बाद कर सकता है? जू रेनलोंग गर्व से हंसा और जूमिंग की मृत आंखों में अंततः थोड़ी सी रोशनी जगी। क्या ये किया जा सकता है? ऐसा लगता है कि क्यूई गैदरिंग पावर भी इस तलवार को चकमा देने में सक्षम नहीं होगी। यद्यपि रक्त कमल तलवारबाज में देवतुल्य तलवारबाजी है, फिर भी वह अस्थि निर्माण क्षेत्र में है और उसे कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिल पा रहा है। वह अंधे आदमी की तरह है। वह क्या कर सकता है? कययान की तलवार सचमुच उसे मार सकती है। जूमिंग को आशा की एक किरण दिखाई देने लगी। जैसा कि जू रेनलोंग ने कहा, यदि रक्त कमल तलवारबाज मर जाता है तो उसके दिल में दुर्स्वप्न बिखर जाएगा। शायद आप फिर से मार्शल आर्ट के रास्ते पर चल सकें। पफ! मांस और रक्त में घुसती तलवार की आवाज सुनाई दी। हर जगह खून बिखरा हुआ है। हान यांग के सफेद वस्त्र पर अनगिनत लाल रक्त के धब्बे दिखाई दिए। यहाँ तक कि उसका चेहरा भी खून की कुछ बूंदों से लाल हो गया था। कुछ असंभव नहीं। एक भ्रामक आकृति धीरे धीरे सभी की दृष्टि के क्षेत्र में लौट आए और हान यांग के सामने 5 फीट की दूरी पर दिखाई दी। हान यांग ने अपने हाथ में रक्त कमल आत्मा तलवार पकड़ी हुई थी, लेकिन उसने उसे लापरवाही से अपने सामने लहराया। वह ये भी नहीं बता सका कि उसने किस प्रकार की उत्कृष्ट तलवारबाजी का प्रयोग किया था। लेकिन फिर भी रक्त कमल आत्मा तलवार का आधा हिस्सा अभी भी कययान की छाती में दफन था। तलवार का इरादा खत्म हो गया। कययान का पूरा शरीर कांप रहा था और उसका दिल रक्त कमल आत्मा तलवार से छेदा गया था। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। आप कैसे पता लगा सकते हैं कि मेरा असली शरीर कहाँ है? नहीं, यह असंभव है। कययान के मुंह से खून बहता रहा, लेकिन वह सीधे हान यांग को देखता रहा। प्रेत दानव तलवार का अभ्यास करने के लिए उसने हड्डी फोजिंग में देरी की और हड्डी फोजिंग के शिखर तक पहुंचने में असमर्थ रहा। यहाँ तक कि अगर आप केवल प्रेत दानव तलवार, प्रेत पक्षी के पहले रूप को समझते हैं तो यह एकत्रित ऊर्जा के तहत किसी को भी मारने के लिए पर्याप्त है। यहाँ तक कि यदि क्यूई गैदरिंग पावर को अचानक पकड़ लिया जाए तो वह एक झटके से घायल हो सकता है। हालांकि उनकी सबसे शक्तिशाली तलवार को प्रतिद्वंद्वी ने आसानी से तोड़ दिया। यह एहसास ऐसा था मानो हान यांग ने अपनी लंबी तलवार को आगे बढ़ाया हो और वह अचानक तलवार की नोक से टकरा गया हो। यह इतनी बेकार मौत थी कि वह इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सका। हान यांग ने लापरवाही से रक्त कमल आत्मा तलवार निकाली। तलवार की नोक तिरछी दिशा में जमीन की ओर मुड़ी हुई थी और तलवार पर लगा खून नीचे की ओर बह रहा था। लेकिन कययान अंतहीन पछतावे और भ्रम के साथ धीरे धीरे नीचे गिर गया। तीनों मंचों पर सन्नाटा था। ऊर्जा एकत्र करने वाले लोगों सहित सभी लोग रिंग पर घटित दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। जब प्रेत तलवार ऊर्जा एकत्र करती है तो वह जय हो जाती है। इसे फैंटियन कबीले की सबसे मजबूत गुप्त कलाओं में से एक कहा जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि बनिंग हेवन कबीला, जिसके पास कोई एड़ी नहीं है, युआन कबीले को दबा सकता है, जो युआन जोंग के तहत 18 संप्रदायों में से एक है और फैंटम डेमन तलवार एक प्रमुख भूमिका निभाती है। लेकिन अब कययान, जिसने प्रेत दानव तलवार का अभ्यास किया था, हान यांग द्वारा लापरवाही से हत्या कर दी गई। इस तरह की सहज और मुक्तहस्त गतिविधि को एक शारीरिक रूप से संयमित योद्धा भी पूरा कर सकता है। लेकिन सबसे शक्तिशाली क्यू संग्राहक भी हान यांग को नहीं समझ सका। क्या ऐसा हो सकता है कि
हान यांग को कययान के निशानों के बारे में पहले से जानकारी थी। युवानमेन के उप प्रमुख तियान जी ने एक असंभव संभावना के बारे में सोचा। फैंग बुपिंग की आंखें और भी अधिक जानलेवा हो गईं, और वह आध्यात्मिक हथियार भाले के ठंडे शरीर को अपनी उंगलियों से धीरे से सहलाने से खुद को रोक नहीं सका। हाहा, ये लड़का वास्तव में चेन यू का पसंदीदा भावी दामाद है। दरवाजे के मालिक हे वॉन्टोंग ने अपनी आंखें पतली रेखा में सिकोड़ लीं और उसका चेहरा एक समृद्ध मुस्कान से भर गया। चेन यू क्यूई सभा के विशेषज्ञ, जो मूल रूप से हान यांग के अद्भुत प्रदर्शन से हैरान थे, जब उन्होंने चेन यू का नाम सुना तो थोड़ा अस्वाभाविक हो गए। युवानमेन की 80% क्यूई एकत्रीकरण शक्तियों को चेन यू ने पराजित कर दिया है। चेन यू का दामाद इतना उत्कृष्ट है जिससे उन्हें काफी असहज महसूस होता है। भले ही युवानमेन के शिष्यों को यह नहीं पता था कि रक्त कमल तलवारबाज हान यांग था, जो 10 दिनों से भी कम समय से अभ्यास कर रहा था, फिर भी उन्होंने इस अविश्वसनीय लड़ाई के लिए जयकार की। वरिष्ठ भाई ब्लड लॉर्ड्स, आप बहुत दबंग हैं। मेरा युवानमेन विजयी है। लगातार 2 लड़ाइयों में युवानमेन की जीत हुई, जिससे युवानमेन पक्ष का मनोबल काफी बढ़ गया। बनिंग हेवन कबीला बिल्कुल इसके विपरीत है। 2 लड़ाइयों में 2 हार का उल्लेख नहीं करना। दूसरी लड़ाई में कययान ने बनिंग हेवन कबीले के सबसे मजबूत गुप्त कौशल का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी हान यांग ने एक आकस्मिक तलवार से उसे मार डाला। यह मनोबल पर विनाशकारी आघात था। रक्तकमल तलवारबाज की आकृति बनिंग हेवन कबीले के शिष्यों की नज़र में अजेयता का प्रतीक बन गई है। कचरा, कितना बेकार है। जू रेनलोंग का चेहरा काला पड़ गया था और उसने अवचेतन रूप से अपने प्यारे पोते जू मिंग को अपने बगल में देखा। उसने पहले ही कययान से वादा किया था कि मार्शल आर्ट प्रतियोगिता शुरू होने के बाद वह रक्तकमल तलवारबाज को मार देगा। अब कययान ने अपनी चोटी की तलवार दिखाई, लेकिन फिर भी वह रक्तकमल तलवारबाज द्वारा मारा गया। उन्हें डर था कि उनके प्यारे पोते को फिर से मारा जाएगा। हालांकि जब वह पलटा तो उसने जू मिंग के चेहरे पर केवल सुन्न उदासीनता देखी। ऐसा लगता है कि चाय योन की हार से वह प्रभावित नहीं हुए। क्या आप ठीक हैं? किसी कारण से जू रेनलोंग जू मिंग की खाली आंखों से सुन्न हो गया था। जू मिंग ने अपने मुंह के कोने को हिलाया और जवाब दिया, कुछ नहीं। रक्तकमल तलवारबाज अपनी तलवार से लैन बाइफेंग को मार सकता है। कययान की हार लंबे समय से पोते की समझ में थी। हाँ, ये बात सही है, जू मिंग ने खुद को आश्वस्त किया। लैन बाइफेंग एक भयानक राक्षस है जिसके बारे में संदेह है कि वह क्यूई एकत्रीकरण के 5वें या 6ठे स्तर पर है, लेकिन फिर भी वह रक्तकमल तलवारबाज द्वारा गंभीर रूप से घायल हो सकता है। इसलिए जू मिंग का कययान के लिए रक्तकमल तलवारबाज से हारना सामान्य बात है, जो गोल्डन बोन के 6ठे स्तर पर है। जू मिंग ने यह भी समझ लिया कि कययान रक्तकमल तलवारबाज के तुरुप का पत्ता बिल्कुल भी मजबूर नहीं कर पाया था। रक्तकमल तलवारबाज जो जवाबी हमला कर सकता है और ऊर्जा एकत्र कर सकता है, वह है तलवार। जू रेनलोंग की भौहें उछल गईं और उसने गुस्से से कहा, क्या आप अभी भी ली जुवानयू और लैन बाइफेंग के बारे में बेतहाशा सोच रहे हैं, जिनके बारे में संदेह है कि वे क्यूई सभा के 5वें या 6ठे स्तर पर हैं? आपके शरीर में आंतरिक दानव प्रवेश कर गया है और आपको मतिभ्रम का शिकार बना रहा है। उन्हें लगा कि उनका पोता पूरी तरह बेकार है। क्यूई एकत्रीकरण के 5 या 6 स्तर? आप क्या बकवास कर रहे हैं? पूरे नानयांग काउंटी में क्यू गैदरिंग का कोई मध्य चरण नहीं है। यदि ऐसा कोई महान गुरु होता तो वह बहुत पहले ही पूरे नानयांग काउंटी को एकीकृत कर चुका होता। अब 8 संप्रदायों को अलग क्यों होने दिया जाए? जू मिंग चुप रही। अगर वह सच बोलता तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता था और वह ये भी नहीं जानता था कि इसे कैसे समझाए। उस दिन का विनाशकारी युद्ध उसके लिए जीवन भर याद रखने के लिए पर्याप्त था। कययान ने बेशर्मी से कहा कि वह रक्तकमल तलवारबाज का दुर्स्वप्न बन जाएगा। जू मिंग के विचार में रक्तकमल तलवारबाज उसका दुर्स्वप्न था। ये रक्तकमल तलवारबाज वास्तव में दिलचस्प है। कोई आश्चर्य नहीं। दर्शकों में मौजूद फीनिक्स पर्वत के स्वामी ने अपनी खूबसूरत आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं और बढ़ती जिज्ञासा के साथ हान यांग की पीठ को देखा। यहां तक कि वह ये भी नहीं समझ पाई कि हान यांग ने कययान की प्रेत दानव तलवार को कैसे देखा, उसका असली रूप कैसे पाया और उसे एक तलवार से कैसे मार डाला। सौभाग्य से वह एक ऐसा अस्तित्व है जो लैन बाइफेंग को चोट पहुंचा सकता है। ज़ियाओ युन, थोड़ी देर के लिए उससे मिलने जाओ। तीसरे गेम में चुनौती देने का अधिकार फीनिक्स माउंटेन को मिला। पर्वत के मालिक ने सीधे तौर पर लैन कयुन नामक एक युवा शिष्य का नाम बताया। ये सुनकर कि पर्वत स्वामी ने इस लड़की को लड़ने के लिए कहा, फीनिक्स माउंटेन में हर किसी को बहुत अजीब लगा। हे मास्टर, लोग जानते हैं। एक लड़की की आवाज़ चांदी की घंटी की तरह सुनाई दी और एक लाल बादल रिंग की ओर तैरता हुआ आया। लैन कयुन नाम की यह लड़की यान पियानेंग की ही उम्र की दिखती है, लेकिन वहां मौजूद हर कोई उसे कम नहीं आंकेगा। क्योंकि अभी लड़की के शीर्षक से देखते हुए ये लड़की फीनिक्स पर्वत के गुरु की शिष्या होनी चाहिए। हम उस पर्वत गुरु को कैसे कम आंक सकते हैं जिन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से हमें प्रदान किया।
मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए योग्य कई प्रतिभाशाली शिष्यों के शरीर तनावग्रस्त हो गए। लड़की की आंखें आग की लपटों की तरह उत्तेजित थीं और उसने शरारती ढंग से फैंटियन कबीले और युआन कबीले के शिष्यों की ओर देखा। जब सब लोग घबरा गए तो उन्होंने उंगली उठाई। मैं रक्तकमल तलवारबाज को चुनौती देना चाहता हूं। वहां हंगामा मच गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रक्तकमल तलवारबाज द्वारा कययान को हराने के बाद कोई उसे चुनौती देने की हिम्मत करेगा। कययान ने बनिंग हेवन कबीले की गुप्त जादुई तलवार पर महारत हासिल कर ली थी। जब वह ऊर्जा एकत्रित करता है तो उसकी शक्ति मूलतः अजेय होती है। ऐसे सभी शक्तिशाली लोगों को रक्तकमल तलवारबाज ने अप्रत्याशित तरीकों का उपयोग करके पराजित कर दिया। इस लड़की को आत्मविश्वास कहां से मिला? हान यांग ने भी आश्चर्य से लड़की की ओर देखा और फिर बेपरवाह होकर मंच पर चला गया। लैन कयुन ने उत्साह से अपने होंठ चाटे और धीरे से कहा, रक्तकमल तलवारबाज, मैंने सुना है कि आप बहुत मजबूत हैं। हालांकि मुझे इस पर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं इसे आजमाना चाहता हूं। उसकी आवाज का लहजा सचमुच एक लड़की की तरह आकर्षक था। हान यांग बोलने ही वाला था कि अचानक उसकी नाक में एक सुगंध महसूस हुई और उसकी आंखें चमक उठीं। फीनिक्स माउंटेन की महिलाएं दिलचस्प हैं, वे सभी जहर करना पसंद करती हैं। इसके अलावा दिए गए जहर का स्तर अप्रत्याशित रूप से अधिक था। अपने शरीर पर आक्रमण करने वाले विष को सितारों की शक्ति में बदलने के लिए सितारों की 9 चालों की तकनीक का शीघ्रता से उपयोग करते हुए हान यांग की संतुष्टि बढ़ती गई। अच्छा लड़का, कुछ ही समय में फसल 7 पत्ती या 9 पत्ती वाले अमृत के बराबर हो जाती है। यदि इसमें थोड़ी और देरी की जाए तो क्या यह 1000 वर्ष पुराने अमृत के समान नहीं हो जाएगा? ये सोचते हुए हान यांग ने अपनी आंखें घुमाईं, अचानक अपनी छाती को ढंक लिया और सख्ती से चिल्लाया, घृणित! तुमने वास्तव में जहर का इस्तेमाल किया है। उसका शरीर 2 बार हिला, ऐसा लग रहा था जैसे वह अस्थिर था और उसे जहर दिया गया था। युवानमेन पक्ष की क्यू गैदरिंग पावर कुछ देर के लिए अवाक रह गई। क्या यह आदमी गंभीर है? ये लगभग सर्वविदित है कि फीनिक्स माउंटेन की महिलाएं ड्रग्स का सेवन करना पसंद करती हैं। फीनिक्स पर्वत के लोगों के खिलाफ लड़ते समय उन्हें अपनी सांस रोककर ध्यान केंद्रित करना था, विभिन्न अजीब जहरों का प्रतिरोध करने के लिए अपनी शक्तिशाली ऊर्जा और रक्त का उपयोग करना था और फिर उन्हें जितनी जल्दी हो सके हराना था। हान यांग की उपस्थिति को देखते हुए क्या ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है? अचानक पकड़ा गया, जहर दिया गया। ये सोचकर कि उसने 10 दिन से भी कम समय पहले प्रशिक्षण लेना शुरू किया था और उसने कभी युवानमेन मार्शल आर्ट का अभ्यास भी नहीं किया था और हो सकता है कि वह फीनिक्स माउंटेन की मूल बातें वास्तव में नहीं समझता हो। कई क्यूई गैदरिंग मास्टर्स ने अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। यदि नाव सचमुच नाले में पलट गई थी और उसमें फीनिक्स माउंटेन का जहर था तो ये सचमुच एक बड़ा मजाक होगा। जू रेनलोंग की आंखें फैंटियन मेन की तरफ चमक उठीं। हा, फीनिक्स माउंटेन में जहर बहुत डरावना है। मैं भी केवल शीघ्रता से लड़ने का ही विकल्प चुन सकता हूं। अब चूंकि इस बच्चे को जहर दे दिया गया है, मुझे डर है कि इसका बुरा परिणाम होगा। शेडेनफ्रॉइड का अर्थ शब्दों से परे है। जूमिंग अभी भी आधा मरा हुआ लग रहा था और उसकी सुस्त आंखों में रक्तकमल तलवारबाज द्वारा जहर दिए जाने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। रिंग में लैन कयुन बहुत आश्चर्यचकित थी कि हान यांग जाल में फंस जाएगा। वह असमंजस में पड़कर पीछे मुड़ी और फीनिक्स पर्वत के स्वामी की ओर देखना भी भूल गई। यह उससे अलग है जो वादा किया गया था। फीनिक्स माउंटेन की योजना के अनुसार वह मंच पर जाएगी और ब्लड लॉर्ड स्पोर्ट्समैन के साथ बातचीत करेगी, फिर हार स्वीकार करेगी और हान यांग को दूसरे दौर में भेज देगी। इससे हान यांग से पराजित होने की संभावना कम हो सकती है और फीनिक्स माउंटेन में असली मजबूत आदमी को मारा जा सकता है। लेकिन अब प्रसिद्ध रक्तकमल तलवारबाज कल्पना से कम शक्तिशाली प्रतीत होता है। लगता है आप जीत सकते हैं। फीनिक्स पर्वत के गुरु ने अवाक भाव से अपना माथा पकड़ लिया। हे मूर्ख शिष्य, क्या तुम नहीं देख सकते कि रक्तकमल तलवारबाज में जहर नहीं है? फीनिक्स पर्वत जहर खेलने में माहिर है और पर्वत का मालिक जहर का मास्टर है। एक नज़र में देखा जा सकता है कि हान यांग सिर्फ दिखावा कर रहा है, लेकिन वास्तव में ये कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके मूर्ख प्रशिक्षु को वास्तव में लगा कि वह जीत सकता है। यदि उसे पता होता कि उसकी प्रशिक्षु इतनी सुंदर है तो उसे नंबर बनाने के लिए नहीं भेजना चाहिए था। लैन कयुन ने पलकें झपकाईं। मास्टर, इसका क्या मतलब है? क्या आप चाहते हैं कि मैं जीतूं या आप चाहते हैं कि मैं हार जाऊं? लड़की तब भ्रमित हो गई जब उसने अपने कानों में रक्तकमल तलवारबाज की आवाज सुनी। जहर डालो। जहर क्यों नहीं डालते? हाँ, लैन कयुन ने अचानक पलटकर देखा और हान यांग को अपने सामने हतप्रभ खड़ा पाया, मानो वह सोच रहा हो कि उसने जहर देना क्यों जारी नहीं रखा। लैन कयुन इतनी क्रोधित थी कि वह लगभग कूद पड़ी। क्या उसे यह डर नहीं था कि अगर वह जहर देना जारी रखेगी तो वह गलती से रक्तकमल तलवारबाज को जहर दे देगी और मास्टर की योजना को बर्बाद कर देगी? यह मूर्ख आदमी वास्तव में मरना चाहता है। जैसे ही वह इसके बारे में सोच रहा था, उसने देखा कि हान यांग कॉन्ग ने गर्जना के साथ अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली।
रक्तकमल आत्मा तलवार के बाहर आते ही ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी और लैन कयुन को तुरंत कए यान के रक्तकमल के हाथों मरते हुए दृश्य की याद आ गई। लगभग अवचेतन रूप से वह कुछ कदम पीछे हटी और एक के बाद एक 7 या 8 मिश्रित जहरों को उत्तेजित किया। सिस्कार, हान यांग ने हौंकते हुए अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं, उसके चेहरे पर खुशी का भाव था। अच्छे आदमी, यह 1000 साल पुराना अमृत है। लैन कयुन को देखने का उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया। छोटी लड़की कोई खतरनाक प्रतिद्वंद्वी नहीं है, वह स्पष्ट रूप से एक अच्छी इंसान है जिसने उसे अमृत दिया। यदि 70 या 80 प्रकार के मिश्रित विष होते तो क्या वह छठे एक्यू पॉइंट पर आक्रमण करने का अवसर नहीं ले पाता। फीनिक्स माउंटेन की विश्वविद्या सचमुच भयानक है। सौभाग्यवश मैंने विष से बचने के कौशल का अभ्यास कर लिया है। यह जहर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हान यांग का शरीर कांप रहा था और तलवार पकड़े हुए हाथ कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह हारने के बाद भी अपनी बात पर कायम रहेंगे। लैन कयुन की आंखें चमक उठीं, उसका मुंह फूल गया और उसके हाथों से 3 या 4 प्रकार के मिश्रित जहर छोड़े गए। ओह, फीनिक्स माउंटेन के मास्टर ने गुस्से में कहा, यह मार्शल आर्ट प्रतियोगिता खत्म हो गई है, उसे अभ्यास करने के लिए पहाड़ पर जाने दो। वह हर दिन अभ्यास करने के लिए पहाड़ में छिपती है और वह मूर्ख बन गई है। पर्वतीय स्वामी वास्तव में अपने शिष्य की मासूमियत से पराजित हो गया। ये देखकर कि हान यांग स्पष्ट रूप से ऊर्जा से भरा हुआ था, वह अभी भी रो रहा था और चिल्ला रहा था। उसकी आध्यात्मिक तलवार जमीन पर टिकी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय नीचे गिर जाएगी। पहाड़ का मालिक पूरी तरह से अवाक रह गया। बेवकूफ, हार मान लो। उसने अब मार्शल आर्ट के नियमों की परवाह नहीं की और सीधे रहस्य में संदेश प्रसारित किया। लैन कयुन को हार स्वीकार करने के लिए कहा। लैन कयुन अपने दिल में उत्साहित थी, ये सोचकर कि वह 2 और मिश्रित जहर जारी करके रक्तलोट्स तलवारबाज को जहर दे सकती है। जब उसके मालिक ने उसे हार स्वीकार करने को कहा तो उसका छोटा सा चेहरा उदास हो गया। मुझे लगता है। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद लैन कयुन ने अनिच्छा से अपना हाथ उठाया। कितने अफसोस की बात है, जाहिर है मैं रक्तकमल तलवारबाज को जहर देने से बस थोड़ा ही चूक गया था। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। हालांकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जिस समय लैन कयुन उन 3 शब्दों को कहने वाली थी, हान यांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के नेतृत्व किया और हार स्वीकार करने के लिए अपने हाथ उठाए। संपूर्ण शांति। दृश्य फिर से पूरी तरह से शांत था। इससे पहले ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि रक्तकमल तलवारबाज ने कए यान की प्रेत दानव तलवार को अजीब तरीकों से हराया था, जिससे एक चौंकाने वाला मौत का सन्नाटा छा गया था। इस बार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रक्तकमल तलवारबाज ने और भी विचित्र तरीके से हार मान ली और वह अवाक रह गया। क्या हुआ? रक्तकमल तलवारबाज ने हार क्यों स्वीकार की? क्यूई एकत्रीकरण विशेषज्ञ शुरू में हान यांग के खराब अभिनय से धोखा खा गए और उन्होंने सोचा कि उसे वास्तव में जहर दिया गया है। लेकिन बाद में हान यांग ने हिम्मत नहीं हारी और 20 प्रकार के मिश्रित जहरों का प्रतिरोध किया। यहां तक कि मूर्ख भी जानते थे कि हान यांग को जहर नहीं दिया गया था। वह अज्ञात कारणों से फीनिक्स माउंटेन की छोटी लड़की के साथ जानबूझकर छल कर रहा था। लेकिन अब जब ये स्पष्ट हो गया कि स्थिति लाभप्रद थी और मूर्ख लड़की को एक तलवार से मारा जा सकता था, तो हान यांग ने वास्तव में हार मान ली। आखिर इतना हंगामा किस बात का है? इस बच्चे को मैंने पहले ही कमतर आंका था। फीनिक्स पर्वत का स्वामी अचानक बहुत ही शानदार अंदाज में मुस्कुराया। उसकी नज़र में, हालांकि रक्तकमल तलवारबाज ने अपनी तलवार से नीले और सफ़ेद फीनिक्स को काट डाला था, फिर भी वह सिर्फ एक जूनियर अस्थि शिल्पकार था और उल्लेख के लायक नहीं था। अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम उसे कुचलकर मार सकते हो। लेकिन अब हान यांग ने वास्तव में अपने चेहरे की परवाह किए बिना हार स्वीकार कर ली, जो उसकी उम्मीद से कहीं परे था। पर्वतारोही की नज़र में तलवारबाज चालाक है, तलवारबाज ईमानदार है और बंदूकधारी लापरवाह है। मैं सोचता था कि रक्तकमल तलवारबाज को एक शीर्ष तलवारबाज माना जा सकता है क्योंकि वह पृथ्वी स्तर के प्रतिभाशाली लैन बाइफेंग को काट सकता था। अब हान यांग की बेशर्म ऊर्जा को देखो, वह स्पष्ट रूप से एक तलवारबाज है। वास्तव में पहाड़ का मालिक इस बारे में पूरी तरह से सोच रहा था। हान यांग धोखाधड़ी और ड्रग्स मिलाने का अवसर नहीं छोड़ना चाहता था। इस लैन कयुन के हाथ से 1000 साल पुराने अमृत की मात्रा मिश्रित हो गई है। यदि हम फीनिक्स माउंटेन के प्रतिभाशाली लोगों के खिलाफ फिर से लड़ेंगे, तो हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकेंगे। आप हार कैसे स्वीकार कर सकते हैं? ये स्पष्ट है कि मैं हार स्वीकार करना चाहता हूं। आप मुझसे प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकते हैं? ये बहुत बेशर्मी है। लैन कयुन बस दंग रह गई। हान यांग ने हिलना बंद कर दिया और अपनी पीठ सीधी कर ली। उन्होंने अपने हाथों को मोड़कर कहा, युवती विश्वविद्या में बहुत निपुण है। मैं तुम्हारा फायदा उठाने को तैयार हूं। यदि आप झुकने को तैयार नहीं हैं, तो मेरी हत्या करने का अवसर ढूंढिए और मुझे जहर देना जारी रखिए, ये बहुत अच्छा होगा। हान यांग को मंच से उतरते देख लैन कयुन ने गुस्से से अपने पैर पटक दिए। इस लड़ाई में उसने सचमुच एक झटके में लड़ाई जीत ली।
उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे उस आदमी ने उसे धोखा दिया है। क्या आप ठीक हैं? जियांग युनजियान, जो देखने के मंच पर था, ने हान यांग को आते देखा और चिंता के साथ उसे एक मारक गोली सौंप दी। हान यांग मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया, मुझे जहर नहीं दिया गया है। बड़े अफसोस की बात है। काश मैं इसे थोड़ी देर के लिए टाल पाता। जब उसने ये कहा तो उसने फीनिक्स पर्वत के स्वामी की ओर देखा। वास्तव में एक संदेश था जिसमें लैन कयुन को हार स्वीकार करने और उसे दूसरे दौर में भेजने के लिए कहा गया था। फीनिक्स माउंटेन मास्टर की योजना क्या है? तियान जी ने हान यांग को अजीब नज़र से देखा। न केवल इस बच्चे को जहर नहीं दिया गया था, बल्कि उसे लगा कि उसकी आभा बहुत अधिक मजबूत हो गई है। क्या ये कोई प्राकृतिक विषैला पिंड हो सकता है जो फीनिक्स पर्वत से मिश्रित विष को अवशोषित कर सकता है? यदि ऐसा है तो युवानमेन में रहना संसाधनों की बर्बादी होगी। कुछ देर तक चुपचाप हान यांग को देखने के बाद तियान जी को लगा कि उसे मार्शल आर्ट सीखने के बाद हान यांग से पूछना चाहिए। यदि वह वास्तव में एक जहरीले शरीर के साथ पैदा हुआ था, भले ही वह लोहा बेचने की कोशिश कर रहा था, फिर भी उसे हान यांग को अपना विकास तेज करने में मदद करने के लिए फीनिक्स पर्वत से मिश्रित जहर का एक बैच लाना होगा। ये छोटा सा कमीना। दूसरी ओर फैंग बुपिंग की नज़रें अधिक से अधिक दुर्भावनापूर्ण होती गईं, लेकिन उनकी आंखों में थोड़ी अधिक सतर्कता भी थी। ऐसा लगता है कि चेन यू की तुलना में हान यांग से निपटना अधिक कठिन है। यदि आप सचमुच कार्रवाई करना चाहते हैं तो उसे तुरंत मार डालना सबसे अच्छा है, अन्यथा अंतहीन परेशानियां होंगी। अल्पविराम। ये बच्चा सचमुच एक राक्षस है। जू रेनलोंग ने जानबूझकर या अनजाने में अपने पोते की ओर देखा। इस कमीने पोते ने जो कहा वह सच नहीं हो सकता, है ना? क्या ये वास्तव में रक्तकमल तलवारबाज था जिसने अपनी तलवार से क्यू एकत्रित करने वाली शक्ति को रेनफेंग को गंभीर रूप से घायल कर दिया था? अन्यथा रक्तकमल तलवारबाज बहुत दुष्ट होगा। उसने एक ही तलवार से बनिंग हेवन कबीले की प्रेत दानव तलवार को तोड़ दिया और उसे फीनिक्स पर्वत से आने वाले जहर का भी डर नहीं था। कम से कम युवा पीढ़ी में तो ऐसी कोई बुरी प्रतिभा नहीं थी। यहाँ तक कि शराब और तलवार का अमर देवता ली शुवानयू भी जब प्रसिद्ध हुआ तो वह उतना शक्तिशाली नहीं लगता था। फोर सीजन्स बिल्डिंग में लोगों को इसका परीक्षण करने का अवसर प्रदान करने का प्रयास करें। जू रेनलोंग ने अपना मन बना लिया और ब्लड लॉर्ड स्पोर्ट्समैन पर हमला करने के लिए फोर सीजन्स टॉवर हत्यारे को काम पर रख लिया। यदि रक्तकमल तलवारबाज में वास्तव में जवाबी हमले के दौरान ऊर्जा इकट्ठा करने की क्षमता है, तो इसका मतलब है जू मिंग ने जो कहा वह सच है। ली शुवानयू और लैन बाइफेंग दोनों में मध्य चरण में ऊर्जा इकट्ठा करने की क्षमता है। यदि वास्तव में ऐसा है तो बनिंग हेवन कबीला खतरे में पड़ जाएगा। अल्पविराम। लड़ाई अभी भी जारी है। युवानमेन ने 3 में से 2 गेम जीते और जो हारा उसका स्पष्टतः कोई छिपा हुआ एजेंडा था। 3 गेम के बाद युवानमेन बेहद मजबूत था, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई जारी रही उनका पतन शीघ्र ही स्पष्ट हो गया। बनिंग तियान कबीले और फीनिक्स माउंटेन की तुलना में युआन कबीले के गोल्डन बोन दायरे के मध्य चरण में पहले से ही कम प्रतिभाएं हैं। इसके अलावा जियो जुबान ने शुरुआत में 3 लोगों को मार डाला और अब मुश्किल से 9 लोगों को मारना आसान नहीं है। उनमें से 6 तो दूसरे दर्जे के प्रतिभाशाली हैं, जो मूलतः संख्या मात्र हैं। दूसरे दर्जे के प्रतिभाशाली लोगों में जो सबसे बूढ़ा, सबसे अनुभवी था और जिसे मार्शल आर्ट की सबसे गहरी समझ थी, उसे फैंटियन कबीले और फीनिक्स माउंटेन ने संयुक्त रूप से निशाना बनाया। जबरन बाहर भेजे जाने के बाद युआन कबीला पूरी तरह से पराजित हो गया। मैं युवानमेन को चुनौती देता हूं, जिंग वुली। मंच पर बनिंग हेवन कबीले के गोल्डन बोन के 6ठे स्तर के एक शीर्ष योद्धा ने अपनी तलवार हिलाई और सीधे युआन कबीले के प्रथम स्तर के प्रतिभाशाली व्यक्ति का नाम लिया। जिंग वुली ने अभी अभी फीनिक्स माउंटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और भाग्य से जीत गया था। इस समय उनकी आभा पहले से ही थोड़ी अस्थिर थी। अगर हम दोबारा लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हार जाएंगे। अर्थ बेशर्म। युवानमेन शिष्य चिल्लाए और गालियां दी, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। यह मार्शल आर्ट का नियम है। युवानमेन के 4 लोग पहले ही खंडहर में प्रवेश कर चुके हैं। तियानमेन और फीनिक्स पर्वत को जलाने से स्वाभाविक रूप से युवानमेन से अधिक लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। युवानमेन को निशाना बनाने के लिए सेना में शामिल होना अपेक्षा से अधिक कुछ नहीं है। तियानजी फैंग बुहे की गैदरिंग पावर का चेहरा भी थोड़ा बदसूरत लग रहा था। प्रतियोगिता के बाद से युवानमेन ने 6 गेम खो दिए हैं और 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिसे भारी नुकसान कहा जा सकता है। उनमें से एक प्रथम स्तर का प्रतिभाशाली व्यक्ति भी था, जिसे एक के बाद एक चुनौती दी गई और दुर्भाग्यवश वह असफल रहा। यदि जिंग वुली फिर से हार जाता है तो हान यांग एकमात्र प्रथम श्रेणी का प्रतिभाशाली व्यक्ति बचेगा। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का दूसरा दौर अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन युवानमेन पहले ही आधी लड़ाई हार चुका है। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो। जिंग वुली ने दांत पीसते हुए पुनः मंच पर जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। इस समय हान यांग, जो चुप था, बोला, नानजोंग बनिंग हेवन कबीले से है ना?
चलो किसी और को चुनौती देते हैं। स्वर उदासीन था, लेकिन शब्दों के अर्थ को अस्वीकार नहीं किया जा सका। जिंगवूली चौंक गया, रुक गया और आश्चर्य से हान यांग को देखने लगा। हालांकि नानजोंग ने अपनी तलवार हान यांग पर तान दी और ठंडे स्वर में कहा, रक्त कमल, तुम अपने आप को क्या समझते हो और मुझ पर उंगली उठाने की हिम्मत करते हो? हान यांग ने शांतिपूर्वक कहा, अगर मुझे सही से याद है तो आपने चुनौती दिए जाने के 2 अवसरों का उपयोग नहीं किया। यदि तुम मेरे युआन संप्रदाय के लोगों को चुनौती देने का साहस करोगे तो अगली चुनौती मैं तुम्हें दूंगा। अगर तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम मेरी तलवार से बच सकते हो तो कोशिश करो। आप। नानजोंग का चेहरा लाल हो गया और उसके चेहरे पर इतना गुस्सा था कि वह किसी की जान भी ले सकता था। धिक्कार है आत्मविश्वास पर। यहां तक कि कए यान, जिसने फैंटम तलवार सीखी थी, हान यांग के हाथों मर गया। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह हान यांग का प्रतिद्वंद्वी बन सके। बनिंग हेवन कबीले के कई क्यूई सभा विशेषज्ञों ने हान यांग को ठंडी निगाहों से देखा। हान यांग ने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसने अपना सिर झुकाया और कहा, क्या देख रहे हो? मैं उसे चुनौती देता हूं। यह नियमों का उल्लंघन नहीं है। मैंने तो पहले ही कह दिया था। पहले ही बता देना अच्छा है। जब रक्त कमल तलवारबाज ने ऐसा कुछ कहा तो चुनौती जारी रखने का साहस कौन करेगा? यदि आप चुनौती देते रहेंगे तो मर जाएंगे। कई लोगों को यह समझ में आ गया कि क्यों हान यांग को पहले बिना किसी हिचकिचाहट के हार स्वीकार करनी पड़ी थी। ये कमीना स्पष्टतः यहाँ जानबूझकर रुका था तथा अन्य संप्रदायों के लोगों पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। धन्यवाद, वरिष्ठ भाई ब्लड लॉर्ड्स। यद्यपि उसकी साधना हान यांग से एक स्तर अधिक थी, फिर भी जिंगवूली ने कृतज्ञतापूर्वक हाथ झुकाकर उसे वरिष्ठ भाई कहा। संप्रदाय के अन्य शिष्यों की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना फेंगहुआन पर्वत की छोटी लड़की के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह का व्यक्ति सम्मान का हकदार है। जिंगवूली। युवानमिन के शिष्य भी हान यांग के पिछले आत्मसमर्पण के गहन अर्थ के प्रति जागृत हो गए और उन्होंने एक स्वर में तालियां बजाईं। विशेषकर वे लोग जो पहले हान यांग की हार स्वीकार करने की इच्छा से नाराज थे, वे इतने दोषी थे कि अब वे अपना सिर ऊंचा नहीं रख सकते थे। रक्तकमल तलवारबाज का चरित्र बहुत महान है। वे वास्तव में उन पर शत्रु के साथ जानबूझकर षड्यंत्र रचने का संदेह था। उन्होंने वास्तव में एक सज्जन व्यक्ति के हृदय को एक खलनायक के हृदय से परखा। भाई ब्लड लॉर्ड्स, बहुत बढ़िया। वरिष्ठ भाई ब्लड लॉर्ड्स, अब से आप हमारे आदर्श होंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सभी शिष्य एक स्वर में चिल्लाए। म्यूजुए, जो हान यांग के बगल में खड़ी थी, और भी अधिक उत्साहित थी और उसका चेहरा लाल हो गया था। केवल हान यांग ही उलझन में दिखे। मैंने क्या कहा? सभी लोग इतने उत्साहित क्यों हैं? क्या मैंने दुश्मन को धमकी नहीं दी? तियान जी ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराए। यह मेरे युआन संप्रदाय का सौभाग्य है कि वह इतना महान स्वभाव का है और अपने साथी संप्रदाय के सदस्यों की शिष्य के रूप में देखभाल कर सकता है। हान यांग ने पहले ली जुबानयु, वाइन और तलवार अमर के साथ मिलकर बनिंग हेवन कबीले के कई प्रतिभाशाली लोगों और रक्षकों को मार डाला था और उनकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी। लेकिन ये ज्यादातर बहादुरी के नाम हैं जो लोगों में केवल भय पैदा कर सकते हैं, सम्मान नहीं। लेकिन इस समय रक्तकमल तलवारबाज की प्रतिष्ठा युवानमिन में अपने चरम पर पहुंच गई थी। कौन ऐसा व्यक्ति नहीं चाहेगा जो बहुत शक्तिशाली हो और संप्रदाय के लिए मरने को तैयार हो, लेकिन प्रसिद्धि या धन की परवाह किए बिना अपने साथी संप्रदाय की परवाह करता हो? इस समय रक्तकमल तलवारबाज निश्चित रूप से अपने शिष्यों में नंबर 1 है। यहां तक कि ली जुबानयु, वाइन तलवार अमर को भी पीछे छोड़ दिया। आखिरकार जियोजियानिक्सियन केवल प्रतिभाशाली है, लेकिन वह अनियमित है और अपने शिष्यों के साथ उसका संपर्क बहुत कम है। दूसरी ओर रक्तकमल तलवारबाज अधिक सुलभ है। परिणामस्वरूप रक्तकमल तलवारबाज, जो हड्डी बनाने के 5वें स्तर पर था, सभी युवानमिन शिष्यों का वरिष्ठ भाई बन गया। यहां तक कि उन प्रत्यक्ष शिष्यों ने भी अपने हृदय में उसकी प्रशंसा की। इतनी ऊंची प्रतिष्ठा के साथ वे अन्य संप्रदाय के सदस्यों की रक्षा के लिए शांतिपूर्वक हार स्वीकार कर सकते थे। उन्होंने स्वयं से पूछा कि वे ऐसा नहीं कर सकते। रक्तकमल तलवारबाज, इस वरिष्ठ भाई का नाम अच्छी तरह से योग्य है। अल्पविराम। गधे। जू रेनलोंग ने घृणा से अपने दांत पीस लिए। जब हान यांग ने पहले हार मान ली थी तो उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसके मन में बहुत बुरे विचार थे। जैसी कि उम्मीद थी, उसने तलवार का प्रयोग किया, जो कि बहुत ही घृणित है। किसी और को बदलो। जू रेनलोंग ने नानजोंग को संदेश भेजा और समझौता करना चुना। नानजोंग की ताकत अपने चरम पर जिंगवूली से थोड़ी ही कमजोर है। ये पूरी तरह से बेकार होगा यदि उसे जिंगवूली के साथ बाहर कर दिया जाए, जो पहले से ही घायल है। नानजोंग ने हान यांग पर गहरी नजर डाली और युवानमिन से एक अन्य योद्धा को चुना। इस बार हान यांग ने फिर कुछ नहीं कहा। जिंगवूली एक प्रथम श्रेणी की प्रतिभा है और उसे संरक्षित किया जाना चाहिए। जहां तक अन्य लोगों का प्रश्न है, यदि उनकी शक्ति पर्याप्त नहीं है
तो खंडहरों में जाने के बजाय बनिंग हेवन कबीले की शक्ति का उपभोग करना बेहतर होगा। 10 चालों के बाद नानाजोंग ने युवानमेन के दूसरे दर्जे के प्रतिभाशाली खिलाड़ी को हराया और जीत हासिल की, लेकिन वह भी घायल हो गया। फीनिक्स पर्वत से एक पुरुष शिष्य प्रकट हुआ और उसने भी युवानमेन योद्धा को चुनौती दी। हालांकि जब शिष्य ने चुनौती दी तो उसने अवचेतन रूप से हान यांग की ओर देखा और राहत की सांस ली जब उसने देखा कि हान यांग ने उसे नहीं रोका। कचरा। मैं फीनिक्स माउंटेन वास्तव में पुरुषों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। फीनिक्स पर क्यू गैदरिंग मास्टर ने अप्रसन्नता से नागभान सिकोड़ी। फीनिक्स माउंटेन की राजसी प्रतिभा ने वास्तव में रक्त कमल तलवारबाज के चेहरे के आधार पर काम किया, जिसने वास्तव में फीनिक्स माउंटेन के चेहरे को अपमानित किया। पहाड़ के मालिक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी आंखों से हान यांग के शरीर को देखता रहा। उसने पाया कि यह रक्त कमल तलवारबाज उसे और अधिक आश्चर्यचकित कर रहा था। जब आपने पहले हार स्वीकार करने की पहल की थी, तो क्या आप वास्तव में वहीं रहना चाहते थे और अन्य शिष्यों की रक्षा करना चाहते थे? यदि ऐसा है तो युवानमेन के पास वास्तव में एक उदार और उदार शिष्य है। युवानमेन का भाग्य बहुत मजबूत है। पहले ली शुवानयु था, फिर रक्त कमल था, और यहाँ तक कि अवशेष भी युवानमेन के अधिकार क्षेत्र में दिखाई दिए। दिलचस्प, सचमुच दिलचस्प। पर्वतारोही के चेहरे पर मुस्कान थी और उसके नीले होठों पर शीतलता की झलक थी। हान यांग के मजबूत नियंत्रण के साथ न तो बनिंग हेवन कबीले और न ही फीनिक्स माउंटेन ने ज्यादा जोर लगाने की हिम्मत की। एक बार जब हान यांग को अपनी 2 शीर्ष प्रतिभाओं पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो खंडहरों की यह यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। पहली मार्शल आर्ट प्रतियोगिता शांतिपूर्वक समाप्त हो गई। युवानमेन से दूसरे दौर के लिए 3 लोगों का चयन किया गया, जिनके नाम थे ब्लडलोड स्वॉर्ड्समैन, जियांग लियू और जिंग वुली। तियानमेन को जलाकर दूसरे दौर के लिए 6 लोगों का चयन किया गया। फीनिक्स माउंटेन में दूसरे दौर में 8 लोगों का चयन किया गया। संख्या की दृष्टि से बनिंग हेवन क्लान और फीनिक्स माउंटेन को पूर्ण बढ़त प्राप्त थी। यदि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई हान यांग नहीं होता, तो मुझे डर है कि युवानमेन के पास केवल एक ही अंकुर रह जाता और बाकी सभी गणना के कारण नष्ट हो जाते। वरिष्ठ भाई जियांग, क्या आपको लगता है कि बनिंग हेवन कबीला और फीनिक्स माउंटेन दूसरे दौर में वरिष्ठ भाई ब्लडलोड से निपटने के लिए सेना में शामिल होंगे? मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का दूसरा दौर शुरू होने वाला था और म्यूजुएर ने घबराते हुए किनारे खड़े जियांग युनजियान से पूछा। जियांग युनजियान ने स्पष्ट रूप से कहा, नहीं। म्यूजुएर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और जियांग युनजियान को संदेह से देखा, तुम इतना आश्वस्त कैसे हो सकते हो? जब वे सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे 14 बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। जियांग युनजियान ने हंसते हुए कहा, क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं है। हाँ, मेरी हिम्मत नहीं है। यद्यपि हान यांग गोल्डन बोन के 5वें स्तर पर था, वह उपस्थित सभी चयनित प्रतिभाओं में सबसे कमजोर था, लेकिन जियांग युनजियान ने शर्त लगाई कि फैंटियन कबीले और फीनिक्स माउंटेन सेना में शामिल होने की हिम्मत नहीं करेंगे। मिश्रित जहर से नहीं डरते, और यहाँ तक कि प्रेत दानव तलवार भी तोड़ दी। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति समान स्तर के प्रतिद्वंद्वियों की पहुंच से बाहर होते हैं। जब तक कि लैन बाइफेंग और शियाओ जुवान जैसे कुछ और प्रतिभाशाली लोग बनिंग हेवन कबीले और फीनिक्स माउंटेन में दिखाई नहीं देते। अल्पविराम। जैसे ही जू जिजरन मंच पर आए और 6 टोकन रखे, मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का दूसरा दौर शुरू होने वाला था। हालांकि जैसे ही यह मार्शल आर्ट लड़ाई शुरू हुई, इसने सभी की उम्मीदों को पार कर लिया। मारना। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता की शुरुआत में ही बनिंग हेवन कबीले के 6 लोगों में से 3 लोग बाहर निकले और हान यांग की ओर दौड़े। गधे, वे क्या कर रहे हैं? जू रेनलोंग अचानक खड़ा हो गया, उसका चेहरा बेहद बदसूरत था। उनकी युवानमेन योजना के अनुसार उन्हें जियांग लियू और जिंग वुली को घेरना था और उन्हें हराना था। रक्तकमल तलवारबाज चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह केवल एक टोकन ही प्राप्त कर सकता है। हालांकि इन कमीनों ने संप्रदाय के आदेशों की अनदेखी की और रक्तकमल तलवारबाज को घेर लिया, मौत की तलाश में। नहीं, यह माओ लाओसान का आध्यात्मिक हथियार है, और वो लू जियोंगफेई का आध्यात्मिक हथियार। ये दोनों बूढ़े भी पागल हैं। जू रेनलोंग को अचानक पता चला कि रक्तकमल तलवारबाज को घेरने वाले 3 लोगों में से 2 वास्तव में आध्यात्मिक हथियार पकड़े हुए थे। यहाँ तक कि बनिंग हेवन कबीला भी इतना धनी नहीं है कि वह उन शिष्यों को आध्यात्मिक हथियारों से लैस कर सके जो अस्थि गणने के 6ठे स्तर के शिखर पर हैं। ये स्पष्टतः शक्तिशाली ऊर्जा संग्रहण शक्ति है जो उन्हें उपयोग हेतु आध्यात्मिक हथियार प्रदान करती है। 2 आध्यात्मिक हथियार सचमुच रक्तकमल को मारने में सक्षम हो सकते हैं। जू रेनलोंग धीरे से बैठ गया, उसके विचार बदल रहे थे। ये बेकार है। जूमिंग की मुरझाए आवाज उसके कानों में गूंजी, रक्तकमल के पास 3 आध्यात्मिक हथियार हैं। एक चाकू, एक तलवार और वह नकाब। अब जब जूमिंग सपने देखता है, तो वह हमेशा उस रक्तकमल के बारे में सपने देखता है। वह किसी और से ज्यादा चाहता है कि रक्तकमल तलवारबाज मर जाए, लेकिन वह किसी और से भी बेहतर यह समझता है कि ये हारने वाले रक्तकमल को नहीं मार सकते।
मारना। लगभग उसी समय जब बनिंग हेवन कबीले ने कार्रवाई की, फीनिक्स माउंटेन ने भी कार्रवाई की। फीनिक्स माउंटेन के 8 प्रतिभाशाली लोगों में से 5 हान यांग की ओर दौड़े, जबकि शेष 3 बनिंग हेवन कबीले और अन्य लोगों के साथ 6 टोकन की ओर दौड़े। क्या वे ब्लड लॉर्ड्स को उलझाना चाहते हैं, समय खरीदना चाहते हैं, टोकन को जब्त करने का अवसर जब्त करना चाहते हैं, और खंडहर में प्रवेश करने वाले 6 लोगों में से ब्लड लॉर्ड्स को निचोड़ना चाहते हैं? तियानजी और युवानमेन पक्ष के अन्य विशेषज्ञों ने तियानमेन और फीनिक्स पर्वत को जलाने की साजिश का भी पता लगाया। ये बहुत बड़ी बात है, आपने वास्तव में 4 आध्यात्मिक हथियारों का इस्तेमाल किया। फैंग बुपिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन तियानजी और अन्य लोगों के पास ध्यान देने का समय नहीं था। हान यांग, क्या तुम रुक सकते हो? 8 लोगों के हमले से पहले ही हान यांग एक विशेष सुगंध में लिपटा हुआ था। जहर। फीनिक्स माउंटेन में मिश्रित जहर। हान यांग ने आनंद की गहरी सांस ली। ठंडा। एक और 1000 साल का अमृत आ गया है। ये फीनिक्स माउंटेन वास्तव में एक दयालु व्यक्ति है। कांगलांग। तलवार म्यान से बाहर आ गई है। पूरे मैदान में ड्रैगन की दहाड़ की आवाज गूंज रही थी। अगले ही पल दृश्य अचानक बदल गया। असंभव। वास्तव में क्या चल रहा है? रिंग के नीचे खड़े सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। यहां तक कि जो लोग ऊर्जा एकत्र करने में शक्तिशाली हैं, वे भी इसका अपवाद नहीं हैं। विशेष रूप से जू रेनलोंग और बनिंग हेवन कबीले के पक्ष के अन्य लोग अनियंत्रित रूप से खड़े हो गए। उनकी भयभीत आंखें ऐसी थीं मानो उन्होंने देवताओं का आगमन देखा हो, क्योंकि अखाड़े के ऊपर रक्त कमल तलवारबाज गायब हो गया। प्रेत तलवार। ये प्रेत दानव तलवार है। ब्लड लॉर्ड स्वॉर्ड्समैन ने वास्तव में बनिंग हेवन कबीले के गुप्त हथियार फैंटम डेमन तलवार का इस्तेमाल सभी की नज़रों से ओझल होने के लिए किया था। ये प्रेत तलवार जलते हुए स्वर्ग कबीले के बसने का आधार है। संकेंद्रित ऊर्जा के अंतर्गत अजेय तलवारबाजी। पूरे बनिंग हेवन कबीले में कयान सहित केवल 3 लोग ही साधना में सफल हुए। इस तरह की गुप्त तकनीक का वास्तव में किसी बाहरी व्यक्ति पर प्रकट होना बनिंग हेवन कबीले के क्यू गैदरिंग मास्टर्स का पहला विचार ये था कि यह असंभव था। लेकिन इस समय रक्त कमल तलवारबाज वास्तव में सभी के सामने गायब हो गया। ये सच नहीं हो सकता। एक क्रोधित चिल्लाहट सुनाई दी। क्रोध की गर्जना के बाद एक बड़ा आध्यात्मिक हाथ पतली हवा से प्रकट हुआ और हान यांग को जोर से पकड़ लिया। क्यू गैदरिंग पावर की भयानक शक्ति से दबे हुए रिंग में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। जू रेनलोंग, तुम मौत की तलाश में हो। झिंग। तलवारों की आवाज गूंज उठी। तलवार की तीखी रोशनी स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित करने में सक्षम प्रतीत हो रही थी, तथा आध्यात्मिक ऊर्जा वाले हाथ को सीधे ही फाड़ रही थी। आध्यात्मिक ऊर्जा वाले हाथ को फाड़ देने के बाद तलवार की रोशनी की शक्ति बिल्कुल भी कम नहीं हुई और यह सीधे जू रेनलोंग पर टूट पड़ी। कब जू रेनलोंग ने एक कुंडलित ड्रैगन के साथ ली युवानी की भयानक तलवार को रोक दिया। उसी समय तियानजी भी हिंसक हो गया। तुम बनिंग हेवन कबीले के कमीने, क्या तुम मेरे युआन कबीले को धमकाने की कोशिश कर रहे हो? चाकू की आवाज हुई। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तियानजी की तलवार पहले से ही जू रेनलोंग के सामने थी। वह युआन संप्रदाय का नंबर 1 तलवारबाज होने के योग्य था। उसकी तलवार इतनी तेज थी कि हर कोई केवल एक धूसर छवि ही देख सकता था। एक अन्य बनिंग हेवन कबीले क्यू गैदरिंग मास्टर उसे बचाना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तियानजी की तलवार की शक्ति ने जू रेनलोंग की सुरक्षात्मक आभा को नष्ट कर दिया और एक ही बार में उसकी बंदूक पकड़े हुए बांह को काट दिया। खून हर जगह है। जू रेनलोंग का एक हाथ लगभग कट गया था, आधी मांसपेशियां गायब थीं और सफेद हड्डियां बाहर आ गई थीं। युवानमेन के काय वास्तव में एक घृणित चुप के हमला करने की हिम्मत करता है, करो। बनिंग हेवन कबीले के लोग अचानक उठ खड़े हुए और कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गए। पीछे न रह जाने के लिए पूरे युवानमेन कबीले ने अचानक चाकुओं, तलवारों और गुस्से से भरी गालियों की आवाजें सुनी। पर्याप्त। बनिंग हेवन कबीले में सफेद बाल और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी चौंक गया और जोर से चिल्लाया, जिससे सभी आवाजें दब गईं। यहां तक कि लू शियोंगफेई, जो कि क्यूई सभा के दूसरे स्तर पर था, भी इसका अपवाद नहीं था। ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से फैंटियन कबीले का स्वामी हो फैंटियन है। उन्होंने पूरे दर्शकों की ओर उदासीनता से देखा और ये देखकर कि हर कोई अपना सिर उठाने में असमर्थ है, उन्होंने युवानमेन पक्ष से कहा, यह केवल एक गलतफहमी है। इस घटना के बाद जू रेनलोंग को सजा के तौर पर 1 साल के लिए दीवार का सामना करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि युवानमेन में हर कोई संतुष्ट है। तियानजी ने घृणा से उपहास किया। ली युवानी ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। ऐसा इसलिए नहीं है कि हो फैंटियन का शांत रवैया ईमानदार नहीं है, बल्कि दी गई शर्तें बहुत अच्छी हैं। एक क्यूई सभा मास्टर को 1 वर्ष के लिए दीवार की ओर मुंह करके छोड़ देना निश्चित रूप से एक बहुत गंभीर सजा है। बनिंग तियान कबीले के नेता, जो अपने उग्र स्वभाव के लिए जाने जाते थे, से बातचीत करना कब इतना आसान हो गया? जब कुछ गलत होता है तो कोई राक्षस अवश्य होता है। ली युवानी के दिल में एक खराब भावना थी।
लेकिन हे वॉन्टोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, चून की भाई हो इतने समझदार हैं तो मेरा युवानमेन अब और दिखावा नहीं करेगा। चलो इसे उजागर कर दें। चलो मार्शल आर्ट जारी रखें। हो फैंटियन ने हल्के से सिर हिलाया, जारी रखें। हाथापाई गायब हो गई। अगर जू रेनलोंग की बांह पर घनी हड्डियां न होती तो ऐसा लगता जैसे ये कभी हुआ ही नहीं था। मालिक। जैसे ही वह बैठा, जू रेनलोंग ने अनिच्छा से हो फैंटियन को एक संदेश भेजा। हो फैंटियन ने ठंडे स्वर में डांटा, मूर्ख। क्या आप सबके सामने ये सोचते हैं कि रक्त कमल पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं? फीनिक्स माउंटेन की वह बुरी चुड़ैल हमें सफल नहीं होने देगी। जू रेनलोंग चौंक गया और अचानक फीनिक्स माउंटेन की दिशा में देखा और पाया कि फीनिक्स माउंटेन का मालिक वास्तव में आधी मुस्कान के साथ इस ओर देख रहा था। तार्किक रूप से कहें तो दोनों परिवार सहयोगी हैं, लेकिन जब युआन कबीले ने बनिंग हेवन कबीले के खिलाफ कार्रवाई की तो फैंगहुआन पर्वत का वास्तव में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था, और यहां तक कि वह पहाड़ पर बैठकर बाघों के बीच लड़ाई को देखता हुआ दिखाई दिया। क्या बकवास है ये कुतिया। जू रेनलोंग को स्पष्ट रूप से पता था कि क्या हुआ था। रक्तकमल तलवारबाज ने अपनी जादुई तलवार कौशल का प्रदर्शन किया, इसलिए बनिंग हेवन कबीले ने स्वाभाविक रूप से उसे पकड़ना चाहा और पता लगाना चाहा कि क्या हुआ। लेकिन फीनिक्स माउंटेन बनिंग हेवन कबीले को आसानी से सफल नहीं होने देगा। एक बार जब जादुई तलवार तकनीक को बनिंग हेवन कबीले द्वारा लोकप्रिय बना दिया गया तो यह नानयांग के 8 द्वारों के अस्थि निर्माण क्षेत्र के लिए एक विनाशकारी झटका होगा। जो सबसे कम चाहता है कि बनिंग हेवन कबीले को रक्तकमल तलवारबाज मिले, वह युआन कबीला नहीं हो सकता है, बल्कि फीनिक्स माउंटेन सहित अन्य 6 संप्रदाय हो सकते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि मैंने अभी भी इस छोटे लड़के ज्वेलियन को कम आंका है। फीनिक्स पर्वत के स्वामी ने हानयांग की ओर देखा, उसकी आंखों में हत्या का इरादा अब छिपा नहीं था। रक्तकमल तलवारबाज को मरना होगा, अन्यथा यदि बनिंग हेवन कबीले को फैंटम तलवार को लोकप्रिय बनाने का कोई रास्ता मिल गया तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी। मंच पर क्यूई एकत्रीकरण शक्ति का दबाव गायब हो गया और सभी ने अपनी गतिशीलता वापस पा ली। अच्छा नहीं है, रक्तकमल कहाँ है? जब दोनों शिष्य चौंके तो तलवार की रोशनी चमक उठी। झिंग, खून की बारिश होने लगी। जो 6 लोग टोकन की ओर दौड़े, वे सभी तलवार से गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी के शरीर पर तलवार के गहरे निशान हैं। यदि वे क्यूई गैदरिंग की शक्ति से भयभीत न होते और सतर्क न होते तो ये तलवार उन्हें मारने के लिए पर्याप्त होती। टोकन चाहिए, क्या तुमने मुझसे पूछा है? हानयांग की आकृति धीरे धीरे टोकन के सामने प्रकट हुई। एक आदमी प्रभारी है, कोई भी इसे खोल नहीं सकता। हानयांग ने एक व्यक्ति और एक तलवार की मदद से सभी प्रतियोगियों और टोकन के बीच की दूरी को खाई जैसा बना दिया। तीनों संप्रदायों की सभी शक्ति संग्रह शक्तियां मौन हो गईं। जिस क्षण हानयांग ने प्रेत दानव तलवार का प्रयोग किया, सभी को पहले से ही इसका पूर्वाभास हो गया था। हानयांग अपनी वर्तमान स्थिति में अजेय है। फीनिक्स माउंटेन के 8 लोग और बनिंग हेवन कबीले के 6 लोग एक दूसरे का समर्थन करते हुए रक्तलोट्स तलवारबाज को भय से देखने लगे। युआन कबीले के एक शिष्य ने वास्तव में फैंटियन कबीले के गुप्त हथियार प्रेत दानव तलवार के बारे में सीखा। हम इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में कैसे लड़ सकते हैं? चिंता मत करो सब लोग। रक्तकमल कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह केवल एक ही व्यक्ति है। हम 14 लोग मिलकर काम करके निश्चित रूप से इसे मार सकेंगे। नानजोंग ने आध्यात्मिक तलवार पकड़ी और मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश उनके शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक तलवार से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे अन्य लोगों का मनोबल तुरंत गिर गया। हानयांग की अजेय छवि स्थापित हो चुकी थी। नानजोंग ने दांत पीसते हुए कहा, जो लोग आध्यात्मिक हथियार पकड़े हुए हैं वे सभी अंदर आ जाएं। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, वह सबसे पहले आगे बढ़ा। बनिंग हेवन कबीले का एक अन्य प्रतिभाशाली व्यक्ति जो आध्यात्मिक हथियार पकड़े हुए था, एक क्षण के लिए झिझका और फिर करीब से उसका पीछा करने लगा। बेहतर, फीनिक्स पर्वत की ओर एक शिष्य भी था जो कर्कश आवाज में दहाड़ता हुआ हानयांग की ओर धमकी भरे अंदाज में दौड़ा। अभी अभी तलवार के वार से कई लोग लगभग आधे आधे कट गए थे, जिससे वे हानयांग को टुकड़ों में काटना चाहते थे। ये बेकार है। हानयांग की उदासीन आवाज सबके कानों में गूंज रही थी। अगले ही क्षण उसका स्वरूप अचानक गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले से ही नानजोंग के सामने था। तलवार की रोशनी उगती है। नानजोंग का शरीर अचानक हवा में उछल गया और फिर उसे रिंग में पिन कर दिया गया। झिंग, जब आध्यात्मिक तलवार ने पत्थर के मंच को छेदा तो ड्रैगन की दहाड़ की ध्वनि ने सभी प्रतियोगियों के दिलों में सिहरन पैदा कर दी। नानजोंग की आंखें अविश्वास से फैल गईं और उसका मुंह और नाक खून से भर गए। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हानयांग इतना तेज था। हानयांग के हाथ में आध्यात्मिक तलवार कांप उठी, जिससे नानजोंग का दिल चकनाचूर हो गया और उसकी जीवन शक्ति नष्ट हो गई। नानजोंग की मृत्यु आंखें बंद करके हुई। कौन लड़ने की हिम्मत करता है?
हान यांग, रक्त कमल आत्मा तलवार को पकड़े हुए एक तलवारबाज की तरह धरती पर उतर रहा था और अकेले ही सभी दिशाओं पर शासन कर रहा था। 13 प्रतिभाशाली लोग, अब कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। रक्तकमल आध्यात्मिक तलवार की ठंडी रोशनी मौत की हंसिया के समान थी, जो उन सभी के गले पर दबाव डाल रही थी। किसी ने उत्तर देने का साहस नहीं किया। यद्यपि प्रेत तलवार डरावनी है, लेकिन जब तक ये लोगों को मारती है, तब तक अन्य लोग हमला किए जा रहे व्यक्ति की चोटों के आधार पर यह निर्धारित कर सकते हैं कि प्रेत तलवार कहाँ छिपी है। यह एक दोष है, लेकिन हान यांग के जादुई बादल कदम ने इस दोष की भरपाई कर दी। बाकी लोगों ने तो कोई प्रतिक्रिया भी नहीं की। नानजोंग को पहले ही मार दिया गया था। लड़ाई जारी रखने से हताहतों की संख्या में ही वृद्धि होगी। एक क्षण के लिए मैदान में अजीब सी शांति छा गई। फीनिक्स माउंटेन के स्वामी और बनिंग हेवन कबीले के स्वामी जल्दी में नहीं थे। हान यांग एकमात्र व्यक्ति था और उसने केवल एक टोकन लिया। शेष 5 उन दोनों के लिए बांटने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि इस समय हान यांग बोला। उसने अपनी तलवार की नोक से लैन कय्यून की ओर इशारा किया। छोटी लड़की, क्या तुम्हें टोकन चाहिए? लैन कय्यून ने गुस्से से देखा। तुम मुझे किसे बुला रही हो, छोटी बच्ची? तुम मुझसे ज्यादा उम्र के नहीं लगते। वह मन ही मन कोसता रहा, परंतु उसे भड़काने के लिए मुंह खोलने का साहस न हुआ। हान यांग की ताकत वास्तव में भयानक है। विशेषकर बिना पलक झपकाए लोगों को बेरहमी से मार डालने की उसकी क्रूरता ने उसे भयभीत कर दिया, जो अभी भी इस दुनिया में नहीं थी। मत बोलो, इसका मतलब है कि अब आप इसे नहीं चाहते। हान यांग की आंखों में एक उपहासपूर्ण मुस्कान चमक उठी और उसकी आवाज ठंडी थी। लैन कय्यून ने अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हटते हुए कड़वाहट से कहा, अगर तुम मुझे चाहते हो तो क्या तुम इसे मुझे दे दोगे? शिके को नहीं मारा जा सकता, ब्लड लॉर्ड्स, बड़ा बुरा आदमी, तुम ज्यादा दूर मत जाओ। हान यांग के चेहरे पर ठंडक तुरंत गायब हो गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये किसने कहा? अगर तुम्हें ये चाहिए तो मुझे पहले बताओ, मैं तुम्हें क्यों नहीं दे देता? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लैन कय्यून ने हान यांग को ऐसे भाव से देखा जो मूर्ख जैसा लग रहा था। क्या आप स्वयं को कोई टोकन देने को तैयार हैं? मैं फीनिक्स माउंटेन से हूं। जैसे कि वह उसके मन में संदेह देख सकता था, हान यांग ने 2 उंगलियां उठाईं और कहा, 2 शर्तें? यदि आप मेरी 2 शर्तों से सहमत हैं, तो मैं आपको एक टोकन दे सकता हूं। जैसे ही ये शब्द निकले, लैन कय्यून का तो जिक्र ही क्या, रिंग में मौजूद अन्य प्रतिभाशाली लोग भी अचंभित रह गए। क्या ये रक्त कमल तलवारबाज मजाक कर रहा है? क्या वह सचमुच उस टोकन को अपना मानता था? क्या आप सचमुच इसे देना चाहते हैं? लैन कय्यून का चेहरा अभी भी आश्चर्य से भरा हुआ था। जब उसने पर्वतारोही का संदेश सुना, उससे वादा करो, तो उसे स्थिति समझ में नहीं आई। हान यांग ने आधी मुस्कान के साथ फीनिक्स माउंटेन व्यूइंग प्लेटफॉर्म की ओर देखा और कहा, आपके पर्वत स्वामी आपसे इस सौदे पर सहमत होने के लिए कहने के लिए तैयार हैं। देखने के मंच पर फीनिक्स माउंटेन के मास्टर ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। दिलचस्प है, ऐसा लगता है कि यह कोई संयोग नहीं था कि उसने जियोयूं ए से पहले ही हार मान ली थी। वह वास्तव में मेरे गुप्त प्रसारण को रोकने में सक्षम था। ध्वनि को रहस्यों में बदलना एक ऐसी तकनीक है जिसे केवल क्यूई गैदरिंग रियल्म द्वारा ही महारत हासिल की जा सकती है, लेकिन इसे अस्थि निर्माण रियल्म द्वारा तोड़ दिया गया। पर्वत स्वामी की अब रक्त कमल तलवारबाज में अधिक से अधिक रुचि बढ़ने लगी है। हन्फ, ये वही है जो आप कहें? लैन कय्यून गुस्से में दिख रही थी, उसे लग रहा था कि उसकी पिछली लड़ाई व्यर्थ गई थी। शर्तें बहुत सरल हैं। सबसे पहले, अपने ऊपर लगे सभी मिश्रित जहर का प्रयोग मुझ पर करो। हान यांग की पहली शर्त ने लैन कय्यून और बाकी सभी की आंखें अविश्वास से चौड़ी कर दीं। दूसरा, 10,000 साल का अमृत एक टोकन के बदले। तुम जाकर इसे क्यों नहीं पकड़ लेते? लेकिन जब हान यांग ने दूसरी शर्त कही, तो लैन कय्यून खुद को रोक नहीं सकी और जोर से कोसने लगी। क्या आप बेवकूफ हैं? मेरे लिए ये तुम्हें लूटने से कहीं अधिक आसान है। हान यांग ने लैन कय्यून को ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। नीले बादल लगभग दम घोंटने वाले थे। ये धन लोलुप व्यक्ति धन का लालची है और अवसर की परवाह नहीं करता। तियान जी ने अपना चेहरा ढक लिया और वह किसी से भी मिलने में शर्मिंदा था। मैं जानता था कि हान यांग हमेशा पैसों का लालची था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह पैसों के लिए इतना लालची होगा। क्या उसने वास्तव में मार्शल आर्ट क्षेत्र में खंडहरों में प्रवेश के लिए कोटा हेतु अन्य संप्रदायों के साथ समझौता किया था? गधे, इस बच्चे ने वास्तव में संप्रदाय के हितों के साथ विश्वासघात करने का दुस्साहस किया है और उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फैंग बुपिंग गुस्से से चिल्लाया जैसे कि उसे कुछ पकड़ लिया गया हो। दुर्भाग्यवश किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हान यांग ने अकेले ही पूरी भीड़ को दबा दिया, जिससे बनिंग हेवन कबीले और फीनिक्स माउंटेन के 13 प्रतिभाशाली लोगों को जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं हुई। तो क्या हुआ अगर उन्होंने कोई सौदा किया? हान यांग के बिना युवानमिन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और एक भी टोकन प्राप्त नहीं होगा।
यद्यपि वह धन के प्रति थोड़ा लालची है, परंतु उसकी खूबियों के आधार पर केवल इतना कहा जा सकता है कि उसकी खामियों को छिपाया नहीं जा सकता। लैन कयुन ने मुंह बनाया और शून्य भाव से फीनिक्स पर्वत की ओर देखा। वह हान यांग को जहर देने से स्वाभाविक रूप से खुश थी और चाहती थी कि वह इस अजीब आदमी को जहर दे सके। लेकिन 10,000 साल पुराने अमृत पर निर्णय लेना उसका काम नहीं है। वहां पर पर्वतारोही ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए बिना कोई संदेश भेजे सीधे कहा, 3 टोकन के बदले में 30 सहस्राब्दी अमृत। लैन फीनिक्स, क्या बकवास है, आप जो कर रहे हैं वह नियमों के विरुद्ध है। काले चेहरे वाले लू जियोंगफेई ने तुरंत विरोध किया। यदि ब्लड लॉर्ड स्पोर्ट्समैन को दिमागी दौरा पड़ गया और वह इस सौदे के लिए सहमत हो गया तो बनिंग हेवन कबीले को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा भले ही फैंटियन मेन अब खेल की निष्पक्षता पर सवाल उठाना चाहे तो फीनिक्स माउंटेन पक्ष शायद ध्यान नहीं देगा। यदि नहीं तो वे बनिंग हेवन कबीले को बाहर निकालने के लिए युआन कबीले के साथ मिलकर काम भी कर सकते हैं। जो आखिरी आदमी मेरी देखभाल करना चाहता था उसकी हड्डियां अभी भी फीनिक्स माउंटेन में शराब के प्याले बनाने के लिए बची हुई हैं। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? फीनिक्स माउंटेन के मालिक लैन फेंगहुआंग ने लू जियोंगफेई को तिरस्कार भरी नजर से देखा। पुरानी डायन, लू जियोंगफेई ने मन ही मन कोसा, लेकिन उसने इस पागल औरत को भड़काने की हिम्मत नहीं की। जिस आदमी के बारे में लैन फेंगहुआंग बात कर रहा था वह पहले इस महिला का पति था, लेकिन बाद में उसे शाही दरबार के एक शक्तिशाली व्यक्ति की बेटी से प्यार हो गया। यह महिला हजारों मील की यात्रा करके बियान शहर पहुंची, 5वें स्तर के क्यू गैदरिंग पावर हाउस के सामने खड़ी हुई और उस निर्दयी व्यक्ति को जहर देकर मार डाला। यहां तक कि उसने प्रतिद्वंद्वी का सिर भी काट दिया और उसे शराब का प्याला बनाने के लिए फीनिक्स पर्वत पर ले गया। कोई भी ऐसी निर्दयी महिला से पंगा नहीं लेना चाहता। हान यांग मुस्कुराया और कहा, चलो पहले एक का व्यापार करते हैं और फिर हम बाकी के बारे में बात करेंगे। इस समय जियांग लियू, जो हमेशा अदृश्य रहा था, ने अचानक कहा, जूलियान, आप जो कर रहे हैं वह नियमों के खिलाफ है। रोल। हान यांग ने अपनी तलवार की नोक सीधे जियांग लियू की बाहों के केंद्र पर रखी। इस कमीने को मंच पर सबसे पहले आने की प्राथमिकता थी और अब उसने बाहर कूदकर अपने ही काम में बाधा डालने की हिम्मत की। वह सचमुच सोचता था कि उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। जियांग लियू के वाक्य का दूसरा भाग उसके गले में अटक गया था। काफी देर बाद वह शर्मा गया और बोला, जूलियान, तुम जो कर रही हो वह अपने फायदे के बदले संप्रदाय के हितों को हड़पने के बराबर है। इसने वरिष्ठ भाई की शैली खो दी है। मैं यह आपके लिए कहूंगा, कृपया इसे स्वयं करें। इतना कहकर वह 2 कदम आगे बढ़ा और टोकन लेने के लिए आगे बढ़ा। शायद उनके विचार में हान यांग ने पहले ही स्थिति को नियंत्रित कर लिया था और युआन संप्रदाय के सदस्य के रूप में वह स्वाभाविक रूप से टोकन प्राप्त करने के योग्य थे। लेकिन झिंग, तलवार की रोशनी चमक उठी और जियांग लियू के दाहिने हाथ की हड्डियां तलवार से चकनाचूर हो गईं। क्या मैंने कहा था कि आप टोकन ले सकते हैं? हान यांग की आवाज चाकू की तरह ठंडी थी। एक टोकन, 10,000 साल पुराना अमृत। जियांग लियू खुद को निशाना बना रहा था और साथ ही वह खाली दांतों से बात कर रहा था, बस एक टोकन छीनना चाहता था। मैं बकवास खाना चाहता हूं। रक्तकमल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसी संप्रदाय को मारने की? जियांग लियू, जो अपनी बाहों को ढके हुए था, उसकी आंखों में क्रूर भाव था और वह जोर से दहाड़ रहा था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि हान यांग इतना साहसी होगा कि इतने सारे लोगों के सामने उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा। युवानमेन शिष्य जिन्होंने पहले जोर से तालियां बजाई थीं क्योंकि हान यांग ने अकेले ही पूरे दर्शकों को चौंका दिया था, अब वे भी शर्मिंदा और थोड़े असंतुष्ट दिखे। बहुत से लोग हान यांग के कार्यों को समझ नहीं पाते हैं। हालांकि हान यांग ने अपनी तलवार हिला दी और बेपरवाही से कहा, दूर हो जाओ, एक और शब्द कहो और विश्वास करो या नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह सचमुच लोगों को मारने की हिम्मत रखता है। जियांग लियू ने हान यांग की उदासीन आंखों में जीवन के प्रति उसकी उदासीनता देखी। यदि उसने वास्तव में बुरा व्यवहार जारी रखने की हिम्मत की तो हान यांग वास्तव में उसे मारने की हिम्मत करेगा। अगले ही पल जियांग लियू का पूरा शरीर कांप उठा और वह ज्यादा दूर नहीं गया। वह घृणा से भरा हुआ था और प्रतिद्वंद्वी को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। देखने के मंच पर युआन संप्रदाय के नेता हे वॉन्टोंग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखें ठंडी थीं। निश्चित रूप से वह अपने सस्ते ससुर की तरह ही है। वह एक अधप का भेड़िया शावक है। ये लड़का अभी भी इतना प्रतिशोधी है। तियानजी कुछ देर के लिए अवाक रह गया। हान यांग की तलवार ने जियांग लियू पर वार किया, किसी टोकन के कारण नहीं, बल्कि केवल द्वेष रखने के लिए। जब जियांग लियू को फैंग बुपिंग ने उकसाया और हान यांग से मंच पर आने का पहला अवसर छीन लिया तो उसके मोहरे का भाग्य पहले ही तय हो चुका था। वह प्रेम और न्याय को बहुत महत्व देता है और अपने साथी शिष्यों की रक्षा करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन वह धन का लालची भी है और द्वेष रखता है। तियानजी को लगा कि उसे हान यांग की गहरी समझ है। स्याही मत बनो। यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो इसे यथाशीघ्र करें।
जब मेरा मूड खराब हो जाएगा तो मैं कीमत बढ़ा सकता हूँ। हान यांग ने दूसरों की उपेक्षा की और फीनिक्स पर्वत की ओर देखा। लैन फेंगहुआंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, सिर्फ एक। मैं पहले आपको अमृत देना चाहता हूं और कल इसे आपके पास पहुंचा दूंगा। क्या यह संभव नहीं है कि छोटा भाई इस पर्वत गुरु पर भरोसा नहीं कर सकता? हान यांग कहना चाहता था कि भाई युवा नहीं है, लेकिन लैन फेंगहुआंग की उम्र की सावधानीपूर्वक गणना करने के बाद इसे भूल जाओ और उसकी परवाह मत करो। रक्त कमल, नरक में जाओ। ये देखकर कि दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंच गए हैं, लैन कयून पुरानी और नई नफरत से भर गया। जब वह हान यांग के सामने पहुंचा तो उसने बेतहाशा जहर छिड़का। इस बार चूंकि यह एक लेन देन का मामला था, इसलिए गुप्त रूप से जहर लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। लैन कयून ने वास्तव में सभी प्रकार का जहर उगल दिया। एक क्षण से भी कम समय में हान यांग सभी प्रकार के रंगीन जहरीले धुएं से घिर गया। फैंटियन कबीले और युआन कबीले के अन्य शिष्यों ने अपने भाव बदल दिए और सभी रिंग के किनारे पर चले गए। फीनिक्स माउंटेन की औरतें सचमुच जहरीली हैं। लैन कयून इतना बड़ा नहीं दिखता था, वह इतना जहर कैसे छिपा सकता था? अखाड़े में खोदी गई सभी चट्टानें जहरीले धुएं और धुंध से उत्पन्न जंग के निशानों से सजी हुई हैं। लेकिन हान यांग ठीक लग रहा था, अपनी बाहें खोले और अपनी आंखें आधी बंद किए, विभिन्न विषयों के बपतिस्मा का आनंद ले रहा था। 2000 साल पुराना अमृत, 3000 साल पुराना अमृत। हान यांग की आंखें और अधिक चमकीली हो गईं। ये देखकर कि लैन कयून थोड़ा असहाय लग रहा था, उसने तुरंत व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, कोई रास्ता नहीं, ये छोटे लिंग में भी जहर नहीं डाला जा सकता। गधे, तुम मर जाओ। लैन कयून फिर से पागल हो गई, उसने अपने लबादे की आस्तीन से एक क्रिस्टल की गोली निकाली और उसे सीधे हान यांग पर फेंक दिया। अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो छिपना मत। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, हान यांग ने मुखौटे के नीचे अपना मुंह खोला और जहर की गोली निगल ली। यहां तक कि वह असंतुष्ट भाव से अपने होंठ भी चाटने लगा। मैं, वाह! लैन कयून भयभीत लग रहा था। एक क्षण के लिए स्तब्ध रहने के बाद वह अचानक फूट फूट कर रोने लगी। वह जहरीला अमृत वही जहरीला आंतरिक अमृत था जिसे ढूंढने में उसके संरक्षक ने उसकी मदद की थी। ये शक्तिशाली क्यूई संग्राहक को भी मार सकता है। मूलतः वह इसका उपयोग विष तकनीक का अभ्यास करने और हड्डी गढ़ने के 7वें स्तर तक पहुंचने के लिए करने वाली थी। पर अब वह वास्तव में हान यांग द्वारा खाया गया था। यह मूर्ख लड़की। लैन फेंगहुआंग कुछ देर के लिए अवाक रह गया। वह स्पष्ट रूप से जहर से नहीं डरता था, लेकिन लैन कयून वास्तव में उत्तेजित हो गया और उसने जहर की गोलियां फेंक दी। ये काफी मूर्खतापूर्ण था। लैन कयून के रक्षक शर्मिंदा दिखे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने इस छोटी लड़की की बहुत अच्छी तरह से रक्षा की है और उनमें अनुभव की कमी है। जहर की गोली निगलने के बाद हान यांग ने संतुष्टि के साथ अपना शरीर तान दिया, एक टोकन उठाया और उसे लैन कयून की ओर फेंक दिया। मैंने सिर्फ आधी अगरबत्ती से 6000 साल पुराने अमृत जितना जहर इकट्ठा कर लिया और बहुत सारा पैसा कमाया। उसकी आंखें अनायास ही फीनिक्स पर्वत के स्वामी पर टिक गईं। प्रशिक्षु के विष कौशल इतने भयंकर हैं, गुरु। स्वाद तो और भी बेहतर होगा। क्या यह आकर्षक महिला ऐसा जहर इस्तेमाल करेगी जो 10 साल पुराने अमृत के बराबर हो? मैं अचानक उसके साथ खेलने के लिए क्यों उत्सुक हो रहा हूं? लैन फेंगहुआंग ने एक नज़र में हान यांग की आंखों में अर्थ देखा और लगभग जोर से हंसा। छोटे आदमी, अगर तुम्हारे पास इस पर्वत गुरु के मेहमान बनने का साहस है, तो मैं एक अपवाद बना सकता हूं और तुम्हें मेरे तरल का स्वाद चखने दे सकता हूं। खैर, वैनम, पुरानी डायन, बेशर्म बुढ़िया। फैंटियन कबीले और युआन कबीले के क्यूई सभा स्वामियों ने अपने दिलों में उसी घृणा के साथ निंदा की। हान यांग ने उपहास किया। अपनी साधना के स्तर को देखते हुए, यदि वह अब लैन फीनिक्स के बिस्तर पर चढ़ने की हिम्मत करता, तो संभवतः उसे ताड़ के पेड़ से मार दिया जाता। भूल जाओ, कुछ और एक्यूपंक्चर बिंदु खुलने के बाद यह महिला निश्चित रूप से समझ जाएगी कि युद्ध का ये देवता कितना शक्तिशाली है। जलता हुआ स्वर्ग कबीला। हान यांग ने बनिंग हेवन कबीले की दिशा में देखा और चेहरे पर घृणा के भाव के साथ अपने हाथ हिलाए। मत कहो कि मैं अनुचित हूं, मैं तुम्हें एक टोकन के बदले में 16000 साल पुराना अमृत दूंगा। लू जियोंगफेई ने गुस्से से कहा, क्या यह उचित है? फीनिक्स माउंटेन को केवल 10 सिक्कों की आवश्यकता क्यों है, लेकिन मुझे, बनिंग हेवन कबीले को 16 की आवश्यकता है? हान यांग ने हंसते हुए कहा, क्या आप एक टोकन के बदले 10,000 साल का अमृत लेना चाहेंगे? ठीक है, अपने शिष्यों को मुझे जहर देने दो। अगर इसका प्रभाव उस छोटी लड़की के आधे के बराबर भी हो सके तो मैं तुम्हें एक के बदले 10 दूंगा। तीनों पक्षीय दर्शक मंच पर सभी के चेहरे पर अजीब अजीब भाव थे। केवल फीनिक्स पर्वत की ओर ही सबसे रोमांचक अभिव्यक्ति है। विष प्रयोग की तकनीकों को हमेशा से ही विधर्मी माना गया है तथा सभी लोग इनसे घृणा करते हैं। कौन योद्धा विषैली तकनीकों का उल्लेख सुनकर उपहास नहीं करेगा? वास्तव में एक दिन ऐसा भी था जब फीनिक्स माउंटेन को उसकी विषैली क्षमताओं के कारण विशेष दर्जा दिया गया था।
ये रक्त कमल संभवतः विषैले शरीर के साथ पैदा हुआ है और वह विष तकनीक के बहुत करीब है। उसे फीनिक्स माउंटेन में मेरे साथ शामिल होना चाहिए। फीनिक्स पर्वत के एक शक्तिशाली क्यूई संग्राहक ने भावुक होकर आह भरी और वास्तव में उसे कई लोगों की स्वीकृति प्राप्त हुई। लू शियोंगफेई बहुत देर तक चुप रहा और कड़वाहट से बोला, 16 सिक्के, 16 सिक्के, मैं, बनिंग हेवन कबीला, सबसे पहले इसका ऋणी हूँ। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, हान यांग ने उसे सीधे टोक दिया, क्षमा करें, मैं आपके बनिंग हेवन कबीले की विश्वसनीयता पर भरोसा नहीं कर सकता। तो आइए इस आध्यात्मिक हथियार को प्रतिज्ञा के रूप में उपयोग करें। तलवार की नोक के एक झटके के साथ नानजोंग के शरीर के बगल में स्थित आध्यात्मिक हथियार युवानमेन देखने के मंच की ओर उड़ गया। जब लू जियोंगफेई उसे रोकने ही वाला था, तियानजी ने मोर्चा संभाला और आधी मुस्कान के साथ चाकू अपने हाथ में पकड़ लिया। यदि आध्यात्मिक हथियार युवानमेन के हाथों में पड़ गया तो वह मूलतः हमेशा के लिए चला गया। फैंटियन कबीले के सभी लोग बहुत दुखी थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता शुरू होने से पहले फैंटियन कबीले और फीनिक्स माउंटेन ने युवानमेन को दबाने के लिए सेना में शामिल हो गए, जिससे युवानमेन को इस अनुचित मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के लिए सहमत होना पड़ा। लेकिन मार्शल आर्ट प्रतियोगिता शुरू होने के बाद ब्लड लॉर्ड्स तलवारबाज ने वास्तव में फीनिक्स माउंटेन को केवल कुछ शब्दों के साथ 2 बार तटस्थ चुनने के लिए मजबूर किया। बनिंग हेवन कबीले के लिए यह निश्चित रूप से अच्छी खबर नहीं है। फीनिक्स माउंटेन की मदद के बिना बनिंग हेवन कबीला रहस्यमय तलवारबाज से भयभीत था और युआन कबीले के साथ वास्तविक युद्ध शुरू करने की हिम्मत नहीं कर सका। इस काले नुकसान को खून के साथ निगलना पड़ा। वरिष्ठ भाई जिंग, यदि आप खंडहर में प्रवेश करने के बारे में आश्वस्त हैं, तो आप अपने लिए एक टोकन प्राप्त कर सकते हैं। 30,000 साल पुराने अमृत के बराबर की औषधि प्राप्त करने के बाद हान यांग अच्छे मूड में था और उसने मुस्कुराते हुए जिंग वुली को देखा। जिंग वुली ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और टोकन लेने के लिए आगे बढ़ा। हान यांग ने फिर से फीनिक्स पर्वत की ओर देखा। लैन कई फीनिक्स माउंटेन से मेरी प्रत्यक्ष शिष्या है। उसकी विष क्षमताएं जियाओ यून एर से कमतर नहीं हैं। मुझे विश्वास है कि वह तुम्हें निराश नहीं करेगी, छोटे भाई। इससे पहले कि हान यांग कुछ बोल पाता, लैन फेंगहुआंग ने पहले ही जनरल को आदेश दे दिया था। हालांकि जब लैन केयू मंच पर आई तो उन्होंने कुछ संकेत दिए। होशियार बनो और जियाओ यून एर की तरह मूर्ख मत बनो। मिश्रित स्तर के जहर तैयार करना बेहद महंगा होता है। ये वास्तव में इस कमीने के लिए जहर को परिष्कृत करने हेतु उन्हें मुफ्त में फेंकने जैसा है। लैन कयूए की उम्र 30 के आसपास है। उसमें एक युवा महिला का आकर्षण है और वह स्पष्ट रूप से लैन कयून की तुलना में अधिक अनुभवी है। कुछ बार जहर का प्रयोग करने का नाटक करने के बाद उसने प्रयास छोड़ दिया और प्रयोग बंद कर दिया। वह बड़ी मुश्किल से 3000 वर्ष पुराने अमृत के बराबर विष का मिश्रण इकट्ठा करने में सफल रहे और उन्होंने इसकी माप भी बहुत अच्छी तरह से की। हान यांग ने परेशानी खड़ी करने का विचार त्याग दिया और सीधे टोकन भेज दिया। अब फैंटियन कबीले की बारी थी। इस बार लू जियोंगफेई लगभग पागल हो गया था, लेकिन संप्रदाय के नेता हो फैंटियन ने उसे बलपूर्वक दबा दिया। क्योंकि इस बार प्रतिज्ञा किया गया आध्यात्मिक हथियार लू जियोंगफेई का जन्मजात आध्यात्मिक हथियार था। वह इतना उदास था कि उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। बनिंग हेवन कबीले की तरफ से एक बूढ़े व्यक्ति ने माओ जिंगयू के कंधे पर थपथपाया और आह भरते हुए कहा, भविष्य में मिस्टर डुआन से बदला लेने के बारे में सोचना भी मत। आप उस रक्त कमल तलवारबाज को अपमानित नहीं कर सकते। माओ जिंगयू की आंखें घृणा से भर गईं, उसके आंसू बहने बंद नहीं हो रहे थे, लेकिन वह केवल अपने होंठ काट सकती थी और कुछ नहीं कह सकती थी। इससे पहले उसकी हठधर्मिता के कारण उसके पूर्वज को आध्यात्मिक हथियार से सुसज्जित किया गया था। वह लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यदि आप बदला लेना चाहते हैं तो आपको अन्य तरीके ढूंढने होंगे। शक्तिशाली सैनमेन मार्शल आर्ट प्रतियोगिता अत्यंत बेतुके तरीके से निराशा में डूब गई। बनिंग हेवन कबीला, फीनिक्स माउंटेन, युआन कबीला, प्रति परिवार 2 टोकन, बहुत निष्पक्ष। हान यांग, जो रक्त लॉर्ड्स तलवारबाज में बदल गया, सबसे बड़ा विजेता बन गया। हान यांग अगले 42,000 साल के अमृत का इंतजार नहीं कर सकता। 42 अमृत निश्चित रूप से छठे एक्यू पॉइंट को भेज सकते हैं। रेनमाई का छठा एक्यू पॉइंट गुवानयुवान है। इस एक्यू पॉइंट को क्यूई का सहज सागर कहा जाता है और यह वह स्थान है जहां आप सांस लेते हैं, श्वास लेते हैं और अपने मन को एकाग्र करते हैं। लाओ तजू इसे कहते हैं रहस्यमयी और रहस्यमयी, सभी रहस्यों का द्वार। एक बार यह बिंदु खुल जाने पर हान यांग न केवल अपनी ताकत में काफी वृद्धि करेगा, बल्कि एक और अनलॉक भी करेगा। जन्मजात जादुई शक्ति। 3 दरवाजे वाली मार्शल आर्ट प्रतियोगिता समाप्त हो गई और युवानमेन को 2 टोकन प्राप्त हुए, जिसे पूर्ण सफलता माना गया। लेकिन इस समय यान्यू घाटी के अस्थायी मुख्यालय में माहौल बेहद गंभीर लग रहा था। शू लियान, इस बेटे ने अपने लाभ के लिए संप्रदाय के हितों के साथ विश्वासघात किया। ये व्यवहार हमेशा नहीं चल सकता और इसके लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
हाहा, उप संप्रदाय मास्टर फैंग के शब्द गलत हैं। यदि रक्त कमल न हो, 2 टोकन की तो बात ही छोड़िए, तो ये कहना कठिन है कि उन प्रतिभाशाली शिष्यों में से कितने जीवित बचेंगे, है ना? गुण ही गुण है, दोष ही दोष है। अपने साथी संप्रदाय की रक्षा करना और प्रतीक के लिए लड़ना उसके लिए पुण्य है, लेकिन संप्रदाय के हितों के साथ विश्वासघात करना एक दोष है। गुणों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए और दोषों को दंडित भी किया जाना चाहिए। ओह, फिर मैं पूछना चाहूंगा, रक्त कमल ने संप्रदाय के लिए खंडहर में प्रवेश करने के लिए 2 स्थान जीते और 2 आध्यात्मिक हथियार भी अर्जित किए। आप उन्हें कैसे पुरस्कृत करेंगे? शक्तिशाली लोगों का एक समूह हान यांग के पुरस्कार और दंड पर बहस कर रहा था। फैंग बुपिंग के नेतृत्व वाली पार्टी ने हान यांग को कड़ी सजा देने की वकालत की, लेकिन तियान जी के नेतृत्व वाली पार्टी ने इसे बचाने की पूरी कोशिश की। ली युवानी के अंतिम शब्दों ने फैंग बुई और अन्य लोगों को अवाक कर दिया। 2 अवशेष कोटा, 2 आध्यात्मिक हथियार, इस तरह की योग्यता को पुरस्कृत नहीं किया गया है। हान यांग को वरिष्ठ के पद पर पदोन्नत करना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह अफसोस की बात है कि हान यांग के स्वभाव से यह स्पष्ट है कि उसे बुजुर्ग की पहचान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जहां तक तकनीकों के लिए पुरस्कार की बात है, बनिंग हेवन कबीले की गुप्त तकनीक को एक नज़र में महारत हासिल की जा सकती है। आप किस स्तर की तकनीकों को पुरस्कृत करने की योजना बना रहे हैं? यदि कोई पुरस्कार नहीं है, तो कोई दंड भी नहीं है। सभी की नज़र पहली सीट के बीच में बैठे हे वांटोंग पर पड़ी। अंत में, निर्णय लेना युआन संप्रदाय के गुरु पर निर्भर है। हे वांटोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और लंबे समय तक विचार करने के बाद, उन्होंने कहा, जूलियान संप्रदाय के हितों के साथ विश्वासघात करता है, उसे दंडित किया जाना चाहिए। चलो 1 साल तक चट्टान के बारे में सोचकर उसे दंडित करें। मालिक, नहीं। तियान जी, ली युवानी और अन्य लोग चिंतित थे और चिंतित होकर बोलने से खुद को रोक नहीं सके। फैंग बुई ने उदास मुस्कान दिखाई। फिर, मैंने हे वांटोंग को ये कहते हुए सुना, हान यांग, अपने साथी शिष्यों की रक्षा करो, टोकन जब्त करो, आध्यात्मिक हथियार अर्जित करो, 10,000 साल के अमृत का इनाम पाओ, खंडहर में प्रवेश करने के लिए 1 कोटा, और 5 महीने बाद सामान्य संप्रदाय की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के लिए 1 कोटा। अब तियान जी और फैंग बुपिंग सभी अचंभित थे। रक्त कमल तलवारबाज को दंडित करें और हान यांग को पुरस्कृत करें। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि हे वांटोंग ने ये कौशल बहुत चतुराई से निभाया। इसके अलावा, जनरल सेक्ट की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का कोटा अमृत से भी अधिक कीमती है। हर बार जब कोई मार्शल आर्ट प्रतियोगिता होती है, तो युवानमेन बोन फोजिंग दायरे में केवल 3 स्थान होते हैं, इसलिए कोई कल्पना कर सकता है कि यह कितना कीमती है। तियान जी मुस्कुराए, संतुष्टि के साथ अपनी सीट पर वापस बैठ गए और फैंग बुपिंग को उत्तेजक नजरों से देखा। ली युवानी ने भी चुपचाप सिर हिलाया। रक्त कमल तलवारबाज की बनियान इतनी प्रसिद्ध है कि अब इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। वह अपनी तलवार से लैन बाइफेंग को मार सकता है, एक नज़र में जादुई तलवार सीख सकता है, और एक जहरीले शरीर के साथ पैदा होता है। बस एक को यादृच्छिक रूप से बाहर निकालना क्यूई गैदरिंग पावर से एक गुप्त हमले को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। जब तक रक्त कमल तलवारबाज में यान्यू घाटी छोड़ने का साहस है, तब तक वह अनिवार्य रूप से बनिंग हेवन कबीले और फीनिक्स पर्वत दोनों से पागल बदला लेगा। यहाँ तक कि 3 या 2 क्यूई एकत्रित करने वाले शक्तिशाली लोगों को संरक्षक के रूप में भेजने पर भी रक्त कमल तलवारबाज का जीवन नहीं बचाया जा सकेगा। उसे पर्दे के पीछे छिपने दो और फिर हान यांग मंच पर आगे आओ, हो सकता है ये सबसे अच्छी व्यवस्था है। अल्पविराम, यान्युए घाटी में एक छिपी हुई गुफा है। कनिष्ठ भाई हान, ये वह अमृत है जिसे संप्रदाय गुरु ने मुझे भेजने के लिए कहा था। जू जिरान ने कुछ ईर्ष्यालु भाव के साथ हान यांग के सामने जेड बक्सों का ढेर रख दिया। हान यांग ने केवल उस पर नजर डाली और फिर उसकी आंखें चमक उठीं। कुल 62 जेड बॉक्स हैं, जो बनिंग हेवन क्लान और फीनिक्स माउंटेन द्वारा दिए गए वादे से 10 अधिक हैं। अतिरिक्त 10 सिक्के इस बार आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संप्रदाय की ओर से पुरस्कार हैं। जू जिरान ने हान यांग को पिछली मुलाकात के बारे में संक्षेप में बताया। रक्त कमल तलवारबाज को दंडित करें और हान यांग को पुरस्कृत करें। यहां तक कि हान यांग को भी हे वांटोंग के संतुलन कौशल की प्रशंसा करनी पड़ी। जू जिरान बोलने में झिझकते हुए अंततः केवल एक वाक्य ही बोल पाए, आप अपना ख्याल रखना, लेकिन तुम्हें इन अमृतों का अच्छा उपयोग करना चाहिए। 62 सहस्राब्दी अमृत, ये लगभग 2 या 3 वर्षों से युआन संप्रदाय की सभी क्यूई एकत्रीकरण शक्तियों के लिए कोटा रहा है। अब वे हान यांग के हाथों में इकट्ठे हैं, जिनके पास हड्डी फोजिंग का केवल 5वां स्तर है। जू जिरान के स्वभाव के बावजूद, उसका दिल दर्द से कांप उठा। हा, समझो समझो बड़े भाई जू, धीरे चलो। अमृत हाथ में लेकर हान यांग फिर से बातूनी हो गया और उसने आमंत्रण का इशारा किया। जू जिरान कड़वी मुस्कान के साथ गुफा से बाहर चला गया। जब जू जिरान चला गया, तो हान यांग ने खुशी से प्रत्येक जेड बॉक्स खोला। तीव्र औषधीय सुगंध ने तुरंत ही संपूर्ण गुफा को भर दिया।
अंततः युवानमेन कंजूस नहीं है और वह मुझे अग्रिम रूप से अमृत का भुगतान करने को तैयार है। अन्यथा जब तक फीनिक्स माउंटेन और बर्निंग हेवन कबीले मुझे अमृत भेजेंगे, तब तक खंडहर में प्रवेश करने से पहले उसे तोड़ना बहुत देर हो जाएगी। हान यांग इस समय अस्थि निर्माण के केवल 5वें स्तर पर है। वह निश्चित रूप से एक और कौशल सीख सकता है और खुद को हड्डी गढ़ने के 6ठे स्तर तक प्रशिक्षित कर सकता है। जब समय आता है तो सभी 6 प्रमुख एक्यूपॉइंट सक्रिय हो जाते हैं और व्हाइट टाइगर किलर के घातक हथियार के बिना भी वह हड्डी फोजिंग के 9वें स्तर पर गोल्डन बोन जीनियस से आसानी से निपट सकता है। मैं नहीं जानता कि क्यूई सागर को पार करने के बाद गुवान युआन को किस प्रकार की जन्मजात जादुई शक्तियां प्राप्त होंगी। मैं इसकी राह देख रहा हूं। वह पालथी मारकर बैठ गया, 1000 साल पुराना अमृत अपने पेट में निगल लिया और सितारों के 9 चक्कर लगाने की तकनीक का प्रदर्शन किया। अल्पविराम। यान्यू घाटी के बाहर बर्निंग हेवन कबीला तैनात है। क्या आपको अभी तक रहस्यमय तलवारबाज की पहचान नहीं मिली है? उपसंप्रदाय नेता लू जियोंगफेई ने शिष्यों को देखा जो क्रोध से जमीन पर घुटने टेक रहे थे। इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में वह न केवल रक्त कमल तलवारबाज को मारने और लू ये का बदला लेने में विफल रहा, बल्कि उसने अपना जन्मजात आध्यात्मिक हथियार भी खो दिया, जिससे वह क्रोधित हो गया। रहस्यमय तलवारबाज द्वारा को रेनफेंग को घायल करने के बाद वह बिना किसी निशान के गायब हो गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। को रेनफेंग भी गायब हो गया। यहाँ तक कि फीनिक्स पर्वत भी उसका सुराग नहीं ढूंढ सका। इसलिए जो शिष्य रिपोर्ट करने के लिए आगे आया वह बहुत घबराया हुआ था। उसे डर था कि लू जियोंगफेई नाराज हो जाएगा और उसे थप्पड़ मारकर मार देगा। रक्तकमल तलवारबाज के बारे में क्या? वह भी अस्थि निर्माण क्षेत्र में है, इसलिए उसकी पहचान इतनी रहस्यमय नहीं है ना? अभी तक उसकी जांच नहीं हुई है। लू जियोंगफेई रक्तकमल तलवारबाज की असली पहचान की जांच करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने परिवार का उपयोग करके रक्तकमल तलवारबाज को यान्यू घाटी छोड़ने और युवानमेन क्यू गैदरिंग पावर के संरक्षण से दूर जाने की धमकी देता है। ब्लड लॉर्ड स्वॉर्ड्समैन 5 साल पहले थोड़े समय के लिए दिखाई दिया था और 3 साल पहले अचानक गायब हो गया था। यहाँ तक कि युआन संप्रदाय के भीतर भी कोई भी उसकी पहचान नहीं जानता। पूर्वज अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। अस्थि निर्माण क्षेत्र का शिष्य झुक गया, उसका चेहरा खून से लथपथ था। बर्बाद करना। लू जियोंगफेई ने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसकी हड्डियां और मांसपेशियां टूट गईं और उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसे न मारने के लिए धन्यवाद देने के लिए उठना पड़ा। लूटिंग। जैसे ही लू जियोंगफेई गुस्से से चिल्लाया, लकड़ी के घर में एक काली छाया भूत की तरह दिखाई दी। 4 सीजन्स बिल्डिंग से संपर्क करें और ब्लड लॉर्ड स्वॉर्ड्समैन के लिए इनाम का आदेश जारी करें। इनाम। यह एक निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार है। लू जियोंगफेई ने गुस्से में आदेश दिया। इनाम की बात सुनकर हेयिंग चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर नीचे किया और सम्मानपूर्वक कहा, हाँ। अल्पविराम। 4 सीजन्स बिल्डिंग ताइचेंग शाखा। मुखौटा पहने एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला ने अपने अधीनस्थ द्वारा दिया गया चर्मपत्र उठाया और अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। हाल ही में युवानमेन वास्तव में जीवंत रहा है। सबसे पहले ली परिवार ने हान यांग को एक निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार का इनाम देने की पेशकश की और अब बर्निंग हेवन कबीले के लू परिवार ने रक्तकमल तलवारबाज को एक निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार का इनाम देने की पेशकश की। ये कब शुरू होगा? क्या ये यंत्र इतना बेकार है? उसके सामने घुटने टेक कर बैठे अधीनस्थों ने कुछ नहीं कहा। वे सुंदर महिला के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। यान्यू घाटी के खंडहर अब दुनिया में हैं, तो हमारी 4 सीजन्स बिल्डिंग कैसे गायब हो सकती है? सुंदर महिला ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, मुझे सूचित करें, जुलाई और अगस्त में 2 चंद्र स्वामी यान्यू घाटी में जाएं और खंडहरों में खजाने को जब्त कर लें। वैसे इनाम में 2 छोटे कीड़े दे दो। मार डाला। 4 सीजन्स टॉवर में तथाकथित मून मास्टर्स सभी हैं। क्यूई सभा के स्वामी। रात के अंतर्गत एक व्यक्ति तेजी से चला आ रहा था। 63 स्वर्ण हड्डियों का प्रकाश चांदनी से भी नहीं ढका जा सकता और वे हवा में बहती हुई रोशनी और छाया की तरह हैं। मिस्टर हु, ये स्थान यान्यू घाटी से कितनी दूर है? प्रकाश की सुनहरी धारा में एक आवाज गूंजी। थोड़ी देर बाद शून्य से उत्तर आया, 200 मील। टिंग फैंग, तुम दिन रात यात्रा कर रहे हो, तुम 2 दिनों से यात्रा कर रहे हो, तुम वास्तव में आराम कर सकते हो। स्ट्रीमर में युवा आवाज ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे केवल इस बात का अफसोस है कि मैं 3 दरवाजे वाली मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जल्द से जल्द यान्यू घाटी नहीं जा सका। अन्यथा शूजी कैसे प्रसिद्ध हो सकता था? शून्य में आवाज एक पल के लिए चुप हो गई और कहा, उस रक्तकमल ने प्रेत दानव तलवार को भेद दिया और एक नजर में कई यान को मार डाला। अंत में उन्होंने प्रेत दानव तलवार से पूरे दर्शकों को चौंका दिया। इस व्यक्ति को कम मत आन को, टिंग फैंग। युवा आवाज जोर से हंसी और कहा, प्रेत दानव तलवार सिर्फ बच्चों को डराने के लिए एक चाल है। यदि मैं उस दिन यान्यू घाटी में होता तो मैं उस झूठी को मार देता और अपने बर्निंग हेवन कबीले को सम्मान दिलाता। उद्धरण चिन्ह
संप्रदाय गुरु ने एक उड़ते हुए कबूतर के माध्यम से संदेश भेजा है जिसमें कहा गया है कि आप दिन रात वापस आ जाएं। खंडहर में प्रवेश करना उसके आप पर पूर्ण विश्वास को दर्शाता है। आपके पास अभी भी रक्त कमल के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका है। शब्दों के बीच हवा में छिपे रक्षक को प्रकाश बिखेर रहे उस युवक पर पूरा भरोसा था। रक्तकमल तलवारबाज की उपलब्धियों के बारे में सुनने के बाद उन्होंने वास्तव में सोचा था कि टिंगफेंग नाम का ये युवक रक्तकमल तलवारबाज के खिलाफ लड़ सकता है। टिंगफेंग ने थोड़ी दिलचस्पी दिखाई और कहा, एक चमकदार मोती अपनी रोशनी नहीं छिपा सकता। जब मैं खंडहर में प्रवेश करूंगा तो युवानमिन में हर कोई जान जाएगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूं, हो टिंगफेंग। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, अचानक कुछ ही दूरी से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। यह अफसोस की बात है कि आप खंडहर में नहीं जा सकते। शून्य में स्थित रक्षक अचानक चौंका और अचानक प्रकट हुआ, कौन है? हाँ, रक्षक ने केवल तलवार की तेज रोशनी की चमक देखी और उसका सिर हवा में ऊंचा उठ गया। शक्तिशाली ऊर्जा संग्रहण। संरक्षक की आंखें क्रोध से खुली हुई थीं और वह मृत्यु पर्यंत अपनी आंखें बंद नहीं करेगा। टिंगफेंग द्वारा परिवर्तित प्रकाश की धारा अचानक बंद हो गई और उसने तत्काल कहा, मैं बनिंग हेवन कबीले का पोता हूं। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो तुम्हें निश्चित रूप से तुम तो बेकार हो जो केवल परिवार के बुजुर्गों पर ही भरोसा करना जानता है और जब तुम्हारी मौत निकट आती है तो चिल्लाने लगता है। टिंगफेंग ने केवल एक व्यंग्यात्मक आवाज सुनी और अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसका सिर आसमान में उड़ रहा है। दृश्य में स्पष्ट रूप से हरे रंग की शर्ट पहने एक युवक दिखाई दे रहा है जो अपने हाथ में एक पंखा धीरे से हिला रहा है। मैं कैसे मर सकता हूं? हो टिंगफेंग के दिल की सारी अनिच्छा अंततः अंधेरे में विलीन हो गई। युवा मास्टर, हम यान्युए घाटी के खंडहरों की ओर जा रहे हैं। इसमें कई खतरे हैं। मेरे लिए आपका अनुसरण करना और आपकी सुरक्षा करना कठिन है। मुझे आशा है कि आप मेरा ध्यान रखेंगे, युवा स्वामी। चाहे खंडहर और खजाने कितने भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, वे आपके जीवन से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं, युवा स्वामी। वह शक्तिशाली क्यूई संग्राहक जिसने संरक्षक को मार डाला था, प्रकट हुआ और पंखे वाले लड़के के सामने आदरपूर्वक झुका। युवक ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मेरे पास रक्षक द्वारा दिया गया गुप्त खजाना है जो मुझे खंडहर में चिंताओं से बचा सकता है। मैं बस ये जानने को उत्सुक हूं कि खंडहरों में कौन से रहस्य छिपे हैं जो चेन्यू को आसमान तक पहुंचा सकते हैं। शवों को नष्ट करने और उनके निशान मिटाने के बाद दोनों गायब हो गए। बनिंग हेवन कबीला, एक छठे स्तर का शिखर प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसके पास सुनहरी हड्डियां थीं और एक शिखर रक्षक जिसके पास जैड हड्डियां थीं, नामहीन पर्वत के तल पर गिर गया। अल्पविराम, मैं असहमत हूं। दादाजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वरिष्ठ भाई ब्लड लोड्स ने महान उपलब्धियां हासिल की हैं, आप उन्हें उनके अवशेष कोटे से कैसे वंचित कर सकते हैं? यह अनुचित है। म्यूजुएर ने एल्डर म्यू की दाढ़ी खींची और दुखी होकर रोया। एल्डर म्यू ने असहाय होकर अपनी पोती का छोटा सा हाथ पकड़ लिया और आह भरते हुए कहा, यह आदेश स्वयं संप्रदाय के गुरु ने दिया है। लड़की, कृपया गड़बड़ मत करो। संप्रदाय गुरु के आदेश अनुचित हैं। म्यूजुएर ने अभी भी अनिच्छा से मुंह बनाया, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे धीमी हो गई। शीर्ष हड्डी बनाने वाले बुजुर्ग की पोती के रूप में वह निश्चित रूप से जानती थी कि संप्रदाय के नेता हेवॉन्टोंग के आदेश का क्या मतलब था और वह केवल भाई ब्लड लोड्स के लिए चुपचाप दुख महसूस कर सकती थी। इसी समय लकड़ी के घर का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। बड़े म्यू, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? सफेद कपड़े पहने हान यांग ने दरवाजा खोला और आकर्षक रूप में अंदर प्रवेश किया। इस एकांतवास से उन्हें बहुत लाभ हुआ। उन्होंने न केवल छठा एक्यूपंक्चर बिंदु खोला, बल्कि एक शक्तिशाली जन्मजात जादुई शक्ति को भी सक्रिय कर दिया। इस समय वह अच्छे मूड में था। एल्डर म्यू मुस्कुराए और बोले, हान यांग, आप पहले से ही संप्रदाय गुरु के आदेश जानते हैं, है ना? अब जब आप खंडहरों में जा रहे हैं तो कृपया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और संप्रदाय के आप पर विश्वास को धोखा न दें। बगल में खड़ी म्यूजुएर ने जब सुना कि रक्तकमल तलवारबाज का कोटा वास्तव में एक नए शिष्य हान यांग को दिया गया था, तो वह अपनी खूबसूरत आंखें बड़ी करने और हान यांग को घूरने से खुद को रोक नहीं सकी। हान यांग ने देखा कि खंजर जैसी नजरें उसकी ओर आ रही हैं और वह आश्चर्य से म्यूजुएर को देखने से खुद को रोक नहीं सका। उस छोटी लड़की को क्या हुआ? म्यूजुएर ने अपने गाल फुलाए और गुस्से से कहा, तुम क्या देख रहे हो? गोल्डन बोन के छठे स्तर में क्या समस्या है? आप वरिष्ठ भाई रक्तकमल की छोटी उंगली के बराबर भी अच्छे नहीं हैं। आपने षड्यंत्र और चालबाजी के माध्यम से वरिष्ठ भाई ब्लड लोड्स को उनके कोटे से वंचित कर दिया है। मैं तुम्हें नीची निगाह से देखता हूं। तभी हान यांग को समझ में आया कि म्यूजुएर क्यों गुस्से में थी और वह खुद को अचंभित महसूस करने से नहीं रोक सका। ब्लड लोड्स को चूमना और हान यांग से नफरत करना उसके अंदर उस छोटी लड़की के सिर को सहलाने की इच्छा जगाता है। अफसोस की बात है कि अगर इस समय हान यांग के सिर पर हाथ मारा जाता तो वह शायद पागल हो जाती। एल्डर म्यू ने इस दृश्य को मुस्कुराते हुए देखा और इसे बहुत दिलचस्प पाया
और वह अपनी पोती के अद्भुत भाव को देखने के लिए भी उत्सुक थे जब उसे पता चलेगा कि जूलियान और हान यांग वास्तव में एक ही व्यक्ति थे। एल्डर म्यू द्वारा सौंपे गए अवशेष टोकन को लेते हुए हान यांग ने मुड़कर लकड़ी के घर को छोड़ दिया। म्यू जुएर ने अपने दांत दिखाए और ऐसा लग रहा था कि अगर उसे यह नहीं पता होता कि वह उसे हरा नहीं सकती तो वह शायद अपने ब्लड लॉर्ड्स वरिष्ठ भाई के लिए टोकन वापस पाने के लिए उस पर झपटने से खुद को नहीं रोक पाती। अल्पविराम। अस्थायी मुख्यालय के सामने चौक में जिंग वूली ने हान यांग को उदासीनता से देखा और उसे अनदेखा कर दिया। जाहिर है वह रक्त कमल तलवारबाज का स्थान छीनने के कारण हान यांग से भी असंतुष्ट था। यहाँ तक कि युवानमेन शिष्य जो जिंग वूली को विदा कर रहे थे वे भी हान यांग को गुस्से से देख रहे थे। रक्त कमल तलवारबाज की अब युवानमेन में बहुत उच्च प्रतिष्ठा है। यद्यपि हान यांग की एक निश्चित प्रतिष्ठा है, उसने वास्तव में ब्लड लॉर्ड सीनियर ब्रदर से संबंधित स्पॉट को चुराया, जिससे निस्संदेह सार्वजनिक आक्रोश हुआ। जू जिरान ने हान यांग के कंधे पर थपथपाया और आह भरते हुए कहा, बस इसकी आदत डाल लो। मैं उस समय भी ऐसे ही यहाँ आया था। जब उन्होंने रक्त कमल तलवारबाज होने का नाटक किया तो उन्हें भी लगभग वैसा ही व्यवहार मिला। अब जब वह इस अंतराल के बारे में सोचता है तो वह भावुक हो जाता है। युवानमेन की युवा पीढ़ी बहुत मासूम और प्यारी है। हान यांग ने शांति से सिर हिलाया और शांति से उत्तर दिया, चलो खंडहर में चलते हैं। इसके बाद जू जिरान हान यांग और जिंग वूली के साथ अस्थायी मुख्यालय से चले गए। वाह, वरिष्ठ भाई जुएलियन का स्थान छीनने के लिए कौन सी चीज कहीं से आ गई। ठीक है, बस कुछ शब्द बोलो। इस हान यांग ने एक बार बनिंग हेवन कबीले के प्रतिभाशाली व्यक्ति जियाओ जुवान को मार डाला था और वह एक अविश्वसनीय प्रतिभाशाली व्यक्ति भी था। तो फिर हम वरिष्ठ भाई जुएलियन का स्थान नहीं छीन सकते। मैंने सुना है कि यह निर्णय संप्रदाय के नेता द्वारा लिया गया था। पीछे से चर्चा की आवाजें धीमी सुनाई दे रही थीं, जिससे हान यांग का मुंह फड़क रहा था। जल्द ही बनिंग हेवन कबीले और फीनिक्स माउंटेन खंडहर से सभी 4 लोग आ पहुंचे। हान यांग को पता चला कि ये 4 लोग वे मार्शल आर्ट वाले लोग नहीं थे जिनसे वह 2 दिन पहले मिला था, लेकिन प्रत्येक की आभा स्पष्ट रूप से मार्शल कलाकार की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। दोनों प्रमुख संप्रदायों में कुछ छुपे हुए प्रतिभाशाली लोग हैं जो अभी अभी यान्यू घाटी में पहुंचे हैं। इसकी तुलना में युवानमेन की नींव बहुत पीछे है। हो टिंगफेंग, लैन कैफेंग। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों लोग अग्रिम मोर्चे से लौट आएंगे। जू जिरान ने गंभीरता से कहा, हान यांग, आपको उनसे सावधान रहना होगा। वे लंबे समय से युद्ध में लगे हुए हैं और जानते हैं कि कैसे मारना है। ग्रीनहाउस में कमजोर कयान और शियाओ जुवान की तुलना इन 2 लोगों से नहीं की जा सकती। एक ही बात। अग्रिम पंक्ति, युद्ध संरचना। हान यांग ने जू जिरान के मुंह से 2 अपेक्षाकृत अपरिचित शब्द सुने। आज का नानयांग काउंटी लंबे समय से शांतिपूर्ण रहा है और वहां कोई युद्ध नहीं हुआ है। जू जिरान ने जो कहा वह अग्रिम पंक्तियां और युद्ध संरचनाएं क्या हैं। दूसरी ओर जिंग वूली विचारशील दिख रहा था और वह स्पष्ट रूप से स्थिति के बारे में कुछ जानता था। हान यांग जू जिरान को देखे बिना न रह सका। जू जिरान को भी पता था कि उसने गलत बात कही है, इसलिए उसने हाँ किया, विषय बदल दिया और कहा, ठीक है, आपको बाद में विशिष्ट स्थिति जानने का मौका मिलेगा। अब बस इन 2 लोगों के बारे में सावधान रहें। अन्य 2 में युद्ध की आभा नहीं है। मुझे विश्वास है कि आपकी प्रतिभा के साथ आप निश्चित रूप से इसे संभाल सकते हैं। ये देखकर कि जू जिरान अधिक कुछ कहने को तैयार नहीं थी, हान यांग ने पूछना जारी नहीं रखा। जू जिरान ने अग्रिम पंक्ति और युद्ध संरचना के बारे में जो कहा उसे मैं अपने दिल में रखता हूं। फीनिक्स माउंटेन टीम में शामिल लैन कैफेंग ने अपनी नाक सिकोड़कर हान यांग को संदेह भरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में थोड़ा संदेह था, लेकिन उससे भी अधिक एक ठंडी हत्या की मंशा थी। जहां तक हो टिंगफेंग की बात है तो वह गर्व से भरा हुआ दिख रहा था। उसने अपना सिर उठाया हुआ था और वह सभी के प्रति उदासीन लग रहा था। तुम दोनों रुको। यदि आप और आगे जाएंगे तो खंडहर तक पहुंच जाएंगे। यदि आप आगे बढ़ते रहेंगे तो इससे अनावश्यक परेशानी पैदा होगी। जब 9 लोग चुपचाप दर्जनों मील तक चल चुके तो जू जिरान एक प्राचीन वृक्ष के सामने रुक गया। फीनिक्स पर्वत और बनिंग हेवन कबीले के संरक्षकों ने लालच भरी निगाहों से प्राचीन वृक्ष के पीछे देखा, फिर अनिच्छा से थोड़ा रुक गए। जू जिरान ने हान यांग और जिंग वूली की ओर सिर हिलाया। जिंग वूली ने हान यांग को नजरअंदाज किया और सीधे आगे बढ़ गया। ये ईमानदार आदमी। हान यांग ने अपना सिर हिलाया और तेजी से उसके पीछे चला गया। जिंग वूली ने अभी एक दर्जन कदम ही आगे बढ़ाया था कि शून्य में लहरें चमक उठीं और अगले ही पल उसका आकार बिना किसी निशान के गायब हो गया। जैसे ही हान यांग आगे बढ़ने वाला था, सुगंधित हवा का एक झोंका आया और लैन कैफेंग सबसे पहले खंडहर की ओर बढ़ी। यदि तुमने मेरी बहन को धमकाने की हिम्मत की तो खंडहर से जीवित बाहर निकलने के बारे में भी मत सोचना। हान यांग दंग रह गया जब उसने अपने सामने लैन कैफेंग को धमकी देते हुए सुना। आपकी बहन? कौन सा? नीला और सफेद फीनिक्स या नीले और रंगीन बादल?
फैंगहुआन पर्वत के नाम या तो फैंग या कय हैं, और प्रत्यक्ष शिष्यों के नाम सभी लैन हैं। हान यांग इन महिलाओं के बीच के रिश्ते को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा है। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आकृतियां एक दूसरे के पास से गुजरी, और बनिंग हेवन कबीले और फीनिक्स माउंटेन के अन्य 3 लोग भी प्रकाश के पर्दे में गायब हो गए। इसके बजाय हान यांग प्रकाश पर्दे में कदम रखने वाला अंतिम व्यक्ति बन गया। जब उसने एक पैर से पर्दे पर कदम रखा तो उसके सामने की स्थिति अचानक बदल गई। ऊंचे प्राचीन वृक्षों वाला घना जंगल दृष्टि से ओझल हो गया, तथा गर्म धूप भी लुप्त हो गई। आपके सामने भ्रष्टाचार की तीव्र गंध थी, यहां तक कि एक संदिग्ध और तीखी गंध भी। उसके सामने तो और भी अंधेरा था। धुंधली रोशनी में यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यह स्थान चट्टानों को काटकर बनाई गई एक सुरंग है। कुछ दर्जन फीट की दूरी पर सिर के ऊपर एक चमकदार मोती लटक रहा है। संभवतः उम्र के कारण केवल हल्की रोशनी ही बिखरी हुई थी, जिससे पूरा वातावरण काफी भयावह लग रहा था। स्नैप स्नैप, कहीं से भी पानी टपकने की आवाज और भी भयावह थी। टेलीपोर्टेशन सरणी। वास्तव में नानयांग काउंटी जैसे दूरस्थ स्थान पर एक टेलीपोर्टेशन सरणी है। ये खंडहर, ये थोड़ा असाधारण है। हान यांग को अपने आसपास के उदास माहौल की परवाह नहीं थी। इसके बजाय वह उस टेलीपोर्टेशन सर्किल में बहुत रुचि रखते थे जो उन्हें घने जंगल से इस स्थान पर टेलीपोर्ट करता था। नानयांग काउंटी के योद्धाओं के पास जो मार्शल आर्ट है, वह शरीर को कठोर बनाने, हड्डियों को जोड़ने, क्यूई इकट्ठा करने और युआन दान से अधिक कुछ नहीं है। इन 4 लोगों के साधनों से इस तरह के उत्कृष्ट टेलीपोर्टेशन तंत्र का निर्माण करना असंभव है। युवानमेन के उन क्यूई सभा स्वामियों को टेलीपोर्टेशन सरणी की बहुमूल्यता समझ में नहीं आई, लेकिन हान यांग इसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। इस टेलीपोर्टेशन सरणी से देखते हुए तथाकथित अवशेषों का मूल्य निश्चित रूप से कुछ निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक हथियारों जितना सरल नहीं है। दिलचस्प। हान यांग, जिसने सुनने के लिए अपना सिर झुकाया, सहजता से एक दिशा ढूंढी और आगे बढ़ गया। यद्यपि युवानमेन एक बार खंडहर में प्रवेश कर चुका था, लेकिन पिछली बार वह सोने की लाश और चांदी की लाश से जल्दी ही बाहर हो गया था, और वह दायरे का पता लगाने में असमर्थ था। इस स्थान में प्रवेश करने के बाद उनमें से अधिकांश की आंखों में अंधेरा छा गया। हर चीज का अन्वेषण आपको स्वयं ही करना होगा। जब हम पहली बार खंडहर में दाखिल हुए तो गलियारा केवल 1 या 2 लोगों के लिए ही पर्याप्त चौड़ा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, गलियारा धीरे धीरे चौड़ा होता गया और अब इसमें 7 या 8 लोग एक साथ चल सकते थे। धूपबत्ती जलाने के पूरे समय के दौरान मैं पीछे नहीं गया। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल अधिकांश लोगों की कल्पना से भी परे है। जैसे ही हान यांग आगे बढ़ रहा था, अचानक सामने से भयंकर लड़ाई की आवाज आई। उसके चेहरे के भाव बदल गए, उसके पैर तेज हो गए और वह तेजी से आगे बढ़ गया। आगे लगभग 100 फुट चौड़ा एक भूमिगत चौक था। लैन कैफेंग, जो अभी अभी उसके सामने प्रवेश कर चुकी थी, 4 कांस्य शवों से घिरी हुई थी। ये लैन कैफेंग वास्तव में लैन कयून और अन्य की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। उस समय युवानमेन, लियू रैन और 4 अन्य लोगों ने एक कांस्य शव को घेर लिया था और उन्हें बहुत पीटा गया था। लैन कैफेंग 4 के मुकाबले एक स्थान पर थी, लेकिन वह ज्यादा पीछे नहीं थी। कुछ ही नजरों के बाद हान यांग को समझ में आ गया कि जू जीरन ने जो कहा वह लड़ने और मारने की प्रतिभा थी। जियाओ जुबान और कयान की तुलना में लैन कैफेंग के हमले सरल और प्रत्यक्ष हैं, और उसकी चाल सीधे महत्वपूर्ण बिंदु तक जाती है, और उसकी हत्या बेहद कुशल है। दूसरे शब्दों में, कांस्य शव अजेय है। यदि वह कोई मानव योद्धा होता तो वह उसे बहुत पहले ही मार चुकी होती। किसी योद्धा को इस हद तक संयमित करने के लिए कम से कम सैकड़ों या हजारों लोगों की जान लग जाती है। नानयांग काउंटी में ऐसा युद्ध क्षेत्र क्यों है? हान यांग एक समय दिव्य दुनिया में युद्ध के देवता थे, इसलिए युद्ध के मैदान में हत्या के तरीकों से वे अपरिचित नहीं थे। वह एक नज़र में लैन कैफेंग की वास्तविकता बता सकता था। यहाँ मत आओ। इस समय गुस्से से चिल्लाने वाली लैन कैफेंग ने भी हान यांग को महसूस किया और जल्दी से हान यांग को पास आने से रोकने के लिए बोला। हान यांग के मुंह के कोने थोड़े से मुड़ गए। पहले तो वह आगे बढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन शब्द सुनने के बाद वह कुछ कदम आगे बढ़ता रहा। आउच! फिर से ज़ॉम्बी की दहाड़ सुनाई दी और चौकोर दीवार की ओर से 4 आकृतियां बाहर निकलीं। तभी हान यांग को पता चला कि पत्थर की दीवार के एक छोर पर लगभग 100 ताबूत लटके हुए थे। इन कांस्य शवों को ताबूत से बाहर निकाला गया। उसने तुरंत अपना पैर वापस खींच लिया और तेजी से गलियारे में चला गया। कांस्य लाशें एक पल के लिए रुक गईं, जैसे कि उन्होंने हान यांग की अपनी धारणा खो दी हो, और फिर वे सब मुड़े और एक साथ लैन कैफे की ओर कूद पड़े। उसे जिन कांस्य शवों से निपटना था उनकी संख्या तुरंत 4 से 8 हो गई। लानत है, हान यांग, मेरी चाची तुम्हें मारना चाहती है। लैन कैफे खुद को रोक नहीं सकी और गंदी भाषा बोलने लगी, दहाड़ने लगी और क्रोधित हो गई। हान यांग ने इसे नजरअंदाज किया, हंसा, पलटा और दूसरे गलियारे में चला गया। पीछे से क्रोध भरी चीखें और लाश जैसी दहाड़ें आती रहीं।
मैंने सोचा था कि भटकती हुई लाश संयोग से पैदा हुई होगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह खंडहर। दरअसल यह एक ऐसी जगह है जहां लाशें उठाई जाती हैं। हान यांग को यहाँ के खंडहरों के मालिक के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ती गई। धूपबत्ती की आधी छड़ी और आगे चलने के बाद मुझे फिर से लड़ाई की आवाज़ सुनाई दी। हान यांग फिर तेजी से आगे बढ़े। इस बार जिन दो लोगों को घेर लिया गया था उन्होंने युवानमेन के प्रत्यक्ष शिष्यों के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वे जिंग बुली नहीं थे। संभवतः ये को यिमिंग, मा जिंगकोंग, ली यंग और सेडुम जिंग थे, जो उन 4 लोगों में से थे जिन्होंने खंडहर में सबसे पहले प्रवेश किया था। इस समय वे दोनों अत्यंत दयनीय स्थिति में थे। उनके कपड़े फटे हुए थे, उनके शरीर बड़े छोटे घावों और खूनी पपड़ियों से ढके हुए थे। इससे पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों में खंडहरों में उनकी मुठभेड़ें कितनी दुखद रही हैं। मेरा शिष्य, क्या मैं पूछ सकता हूं कि वह कौन भाई है? कृपया मेरी शीघ्र मदद करें। हान यांग को देखकर 2 युवकों में से एक ने मदद के लिए जल्दी से चिल्लाया। हान यांग ने कुछ देर तक उनकी ओर देखा, फिर उसके मुंह के कोने पर अचानक एक अजीब सी मुस्कान उभरी और चिल्लाया, वरिष्ठ भाई, घबराओ मत, मैं हान यांग यहाँ हूँ। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, उसने अपने हाथ से चाकू निकाला और उसे बाहर निकाल लिया। कर सकना, लक्ष्य वह कांस्य शव नहीं है, बल्कि वह युवक है जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। टकराना, सोने और लोहे के टकराने की आवाज सुनाई दी। युवक ने वास्तव में हान यांग के चाकू को रोक दिया। एक अन्य व्यक्ति गुस्से से चिल्लाया, आप क्या कर रहे हैं? अपने साथी शिष्यों को नुकसान पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हान यांग ने व्यंग्य करते हुए कहा, आपका नाटक बहुत ज्यादा है और इसमें बहुत सारी खामियां हैं। बेहतर है कि कोई कार्रवाई न की जाए, इससे आप केवल शर्मिंदा ही दिखेंगे। ये कहने के बाद वह फिर से चिल्लाया। इस चाकू का उपयोग आसमान पर पछताने वाली तलवार के रूप में किया गया था। पहला वार रोकने के बाद युवक घबराकर पीछे हटने लगा। इससे पहले कि वह संभल पाता, हान यांग का दूसरा वार आ चुका था। जेंटियन की तलवार द्वारा प्रदर्शित भयानक तलवार की मंशा ने उसे चौंका दिया और उसकी गति तुरंत आधी गति से धीमी हो गई। ये देखकर कि हान यांग को सिर्फ एक वार से मारा जा सकता है, कांस्य शव अचानक युवक के सामने आया और हान यांग पर मुक्का मारा। पफ! बर्फ को धोखा देने वाली तलवार ने कांस्य शव के शरीर के आधे हिस्से को लकड़ी के टुकड़े की तरह काट दिया। ब्लेड की शक्ति थोड़ी कम हो गई और उसने युवक का एक हाथ काट डाला। शेष 7 कांस्य लाशें दहाड़ती हुई हान यांग की ओर दौड़ीं। युवक पीला चेहरा लिए चिल्लाया, असंभव! आप दोष कैसे ढूंढ सकते हैं? हान यांग ने हंसते हुए कहा, हर किसी के पास एक निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार होता है। युवानमेन इतने अमीर कब बन गए? विपरीत दिशा में खड़े दोनों लोग झिझकने से खुद को नहीं रोक सके। युवक ने दांत पीसते हुए कहा, इस आधार पर तुमने एक सह शिष्य की हत्या करने का साहस किया। क्या यह आध्यात्मिक हथियार वह अवसर नहीं हो सकता जो हमें खंडहरों में मिला? कांस्य शव जेड हड्डियों के स्तर पर था और इसे हान यांग ने कुछ तलवारों से आसानी से पीछे धकेल दिया। ये देखकर कि युवक अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है, हान यांग ने कहा, तुम दोनों के शरीर पर जख्म के निशान हैं, लेकिन खून का कोई निशान नहीं है। आपकी सांसें सड़ रही हैं और चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया है। यद्यपि आपके पास अनेक आवरण हैं, फिर भी आप अपनी सांसों के बीच घातक हवा को नहीं छिपा सकते। वह तो पहले ही मर चुका है। नहीं, मैं मरा नहीं हूं। मैं अभी भी युआन संप्रदाय का प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं। क्यू यिमिंग! टूटे हाथ वाला युवक पागलों की तरह दहाड़ने लगा और स्थिति की परवाह किए बिना हान यांग की ओर दौड़ा। अनजाने में ही लाश की ऊर्जा से क्षत विक्षत होकर तथा आधे मनुष्य आधे शव की तरह समाप्त होकर आप वास्तव में अपने साथी शिष्यों के विरुद्ध षड्यंत्र करना चाहते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए तो मर जाना ही बेहतर है। हान यांग ने अपने एक्यूपॉइंट में तारों की शक्ति को सक्रिय किया और एक ही वार में वार कर दिया। तलवार जैसी धार से भूमिगत चौक में लगातार भिनभिनाने की आवाज आती रहती थी। ब्लेड उल्का की तरह काटता है। बेहोश को यिमिंग अपना बचाव भी नहीं कर सका, इसलिए उसे एक ही तलवार से 2 टुकड़ों में काट दिया गया। आउच! उनके चारों ओर की 7 कांस्य लाशें दहाड़ने लगी, जैसे उनके साथी मारे जा रहे हों और वे पागलों की तरह हान यांग की ओर दौड़े। झाझुझाओ! बर्फ को धोखा देने वाली तलवार भनभनाती और कांपती है और तलवार लोगों को मार डालती है। नौमूर सितारा कला के आशीर्वाद से कांस्य शव के स्टील शरीर को एक के बाद एक काट दिया गया। 3 वार के बाद सभी 7 कांस्य शवों के सिर काट दिए गए। हान यांग का सफेद लबादा उड़ गया, उसके हाथ ने हल्के से ब्लेड को हिलाया और वह हंस पड़ा, तुम भागे नहीं थे। हरे रंग का तलवारबाज जो पहले को यिमिंग के बगल में खड़ा था, अब हान यांग को ठंडी निगाहों से देख रहा था। आपकी प्रतिभा बहुत मजबूत है, चूलान, जू जिरान और अन्य लोगों से भी कमजोर नहीं है। मैंने आपका नाम क्यों नहीं सुना है? हरे रंग के कपड़े पहने तलवारबाज को हान यांग की 8 कांस्य लाशों को मारने की क्षमता से डर नहीं लग रहा था और उसका स्वर नम्र था। तुम एक भूत हो और तुम खुद को श्रेष्ठ समझते हो।
हान यांग उसके साथ बकवास बात करने के लिए बहुत आलसी था और उसने अपनी तलवार से वार किया। हरे कपड़े पहने तलवारबाज की ठंडी आंखों में उग्र पागलपन का एक स्पर्श था। चुप रहो। मेरी तुलना निम्न स्तर के भूतिया ज़ॉम्बी से मत करो। मैं एक ज़ॉम्बी हूं जो 3 लोगों से बाहर कूद गया, 5 तत्वों में नहीं है, पानी और आग के लिए अजेय है और अमर है। टकराना। किक्सुए के हाथ की तलवार तलवारबाज के हाथ की तलवार से जोर से टकराए। हरे रंग के कपड़े पहने तलवारबाज को झटका लगा और वह दूर फेंक दिया गया। वह ज़ॉम्बी जिसे मैंने चाकू से काट दिया था। हास्यास्पद। इससे पहले कि हरे रंग का तलवारबाज जमीन पर उतर पाता, हान यांग खड़ा हो गया और आगे बढ़कर अपनी तलवार फिर से खींच ली। आउच। हरे रंग के कपड़े पहने तलवारबाज ने ऐसी दहाड़ लगाई जो किसी मानवीय आवाज जैसी नहीं थी। बैंग 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 बैंग। अगले ही क्षण चौक के चारों ओर पत्थर की दीवारों पर रखे लगभग 100 ताबूतों के ढक्कन फट गए। एक के बाद एक कांस्य लाशें चीखती हुई ताबूत से बाहर निकलीं और हान यांग की ओर दौड़ीं। अच्छी तरकीब है, लेकिन दुर्भाग्य से यह आपकी जान नहीं बचा सकती। हान यांग ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और ब्लेड नीचे की ओर बढ़ता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे हरे रंग के तलवारबाज का दिमाग लाश की ऊर्जा से क्षत विक्षत हो गया हो। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हान यांग बच नहीं पाएगा, बल्कि कांस्य शव की घेराबंदी में उसे बलपूर्वक मार देगा। वह सचमुच वहीं जम गया। गोदाम। तलवार की हल्की सी आवाज हुई और हरे रंग के तलवारबाज का सिर आसमान में ऊंचा उठ गया। तथाकथित ज़ॉम्बी, जिसने पहले अमर होने का दावा किया था, उसे हान यांग ने एक ही वार में मार डाला। आउच। युवा तलवारबाज को मारा जाता देख कांस्य शवों की दहाड़ और भी अधिक तीखी और क्रोधित हो गई। अल्पविराम। खंडहरों की गहराई में एक छोटी लड़की, जो चमकीले लाल रंग का शादी का जोड़ा पहने हुए थी, जो देखने में केवल 7 या 8 साल की लग रही थी, अपने हाथों में अपने शरीर के बराबर ऊंचाई पर एक म्यान पकड़े हुए थी और धीमे स्वर में कुछ फुसफुसा रही थी। बेटा, जल्दी सो जाओ। तुम मेरे बारे में कई बार सपने देखोगे। मेरे साथ सपने देखना सबसे खूबसूरत है और जब तुम जागते हो तो मैं तुम्हें सांत्वना देता हूँ। फूल बहते पानी का अनुसरण करते हैं, सूरज वसंत के साथ लौटता है और आपके गुलाबी चेहरे पर मुस्कान प्रकट नहीं होती है। उदास खंडहरों के बीच वह बच्चों जैसी आवाज बेहद अजीब लग रही थी। अचानक छोटी लड़की की म्यान को सहलाने की क्रिया बंद हो गई और उसका गाना भी अचानक बंद हो गया। उसकी सुनहरी आंखों में भावना का कोई निशान नहीं था। क्या दोनों छोटे खिलौने मर गए हैं? अफसोस की बात है, खिलौने मर चुके हैं और जियाओ जियूर के साथ खेलने वाला कोई नहीं है। अगले ही क्षण छोटी लड़की की आकृति अचानक गायब हो गई, मानो पिछला दृश्य महज एक भ्रम था। अल्पविराम। मारो मारो मारो। काट काट कटौती। हान यांग ने अपनी भुजाएं उठाईं और अपनी तलवार लहराते हुए कांस्य शवों के बीच लगातार हत्याएं की। कांस्य शव का अनाड़ी शरीर उसके हुआनयुन कदम के साथ नहीं चल सका। यह एक तरफा नरसंहार था, लेकिन हान यांग ने बहुत खुशी से हत्या कर दी। 9वें जीवन में पुनर्जन्म लेते हुए ये पहली बार था जब उसने इतने दिल से हत्या की थी। प्रत्येक कांस्य शव हजारों टुकड़ों में टूट गया था। सितारों की शक्ति से आशीर्वादित बर्फ को चुनौती देने वाली तलवार अविनाशी है। हान यांग अपना चाकू घुमाता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने अंदर के उन राक्षसों को बाहर निकाल रहा था जिन्हें उसने काफी समय से दबा रखा था। दिव्य दुनिया में युद्ध के देवता, 9वें जीवन में पुनर्जन्म, उसके पास बहुत सी चीजें हैं जिन्हें वह भूल नहीं सकता। उदाहरण के लिए, इस युद्ध के मैदान पर अंतहीन हत्या की भावना। उन्होंने वास्तव में इसका आनंद लिया। अंततः आखिरी कांस्य शव उसकी तलवार के नीचे गिर गया। हान यांग ने अपनी बाहें खोलीं और चेहरे पर मुस्कान के साथ इस अद्भुत दुनिया को गले लगा लिया। गुल्लू। कांस्य शवों की मृत्युमय शांति में लार निगलने की ध्वनि विशेष रूप से कठोर लग रही थी। हान यांग की नजरें तुरंत उस दिशा की ओर मुड़ गईं जिधर से आवाज आ रही थी। फैंटियन कबीले के कपड़े पहने एक व्यक्ति शर्मिंदगी से भाग रहा था। पागल। युवानमिन के सभी कमीने पागल हैं। ये बनिंग हेवन कबीले का शिष्य पिछले दृश्य से भयभीत हो गया था, जहां हान यांग ने लगभग 100 कांस्य लाशों को मार डाला था। कांस्य शव को मारना डरावना नहीं है। भले ही वह लगभग 100 कांस्य लाशों को मार डाले, वह केवल भावना के साथ कह सकता है कि यह व्यक्ति कितना मजबूत है। हालांकि हान यांग की हत्या के बाद उसने आनंद की अभिव्यक्ति के साथ अपनी बाहें खोलीं, जिससे वह कांप उठा। वह ऐसे पागल युवानमिन शिष्य का सामना करने की अपेक्षा कांस्य लाश को मारने के लिए दूसरे चौक पर जाना पसंद करेगा। आप कहाँ जा रहे हैं? हान यांग की भूतिया आवाज उसके कानों में गूंजी। मैं बनिंग हेवन कबीले के सर्वोच्च प्राणी का पोता हूँ। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो तुम निश्चित रूप से। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बनिंग हेवन कबीले के शिष्य की कठोर अभिव्यक्ति की धमकी अचानक बंद हो गई और उसने आश्चर्य से हान यांग को देखा। गोदाम। तलवार की रोशनी जल उठी। जलते हुए स्वर्ग वंश के एक शिष्य की भुजाएं जमीन पर गिर गईं, जिससे दूषित धूल उड़ी। अगर मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मुझे बस तुम्हारा खून चाहिए, बस इतना ही।
बनिंग हेवन कबीले का योद्धा पीला पड़ गया और कांपने लगा, लेकिन उसने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। वह केवल अपने टूटे हाथ से बहते खून को गलियारे में जमीन पर बहते हुए देख सकता था। उसे और भी यकीन हो गया कि हान यांग एक पागल आदमी था। हान यांग चाकू पकड़े शांति से खड़ा था, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। धीरे धीरे दूर दूर से लड़ाई की आवाजें आने लगीं। एक गलियारे में अचानक जिंग वूली की आकृति प्रकट हुई। उसके पीछे 7 या 8 कांस्य लाशें पड़ी थीं। दौड़ना। जैसे ही उसने हान यांग को देखा, जिंग वूली दहाड़ा और पीछे मुड़ने के लिए तैयार हो गया। यद्यपि खंडहरों के लिए कोटा निर्धारित होने के कारण वह हान यांग को नीची दृष्टि से देखता था, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में उसका स्पष्ट रूप से दूसरों पर मुसीबत डालने का कोई इरादा नहीं था। इस आदमी का चरित्र बहुत अच्छा है, हान यांग ने भावुक होकर ऊंची आवाज में कहा। जूनियर भाई जिंग, मैं बस उनका इंतजार कर रहा हूं, उन्हें यहां फुसलाओ। जूनियर भाई जिंग एक भूत है। क्या आपको लगता है कि आप रक्त कमल तलवारबाज युवानमिन के वरिष्ठ भाई हैं? जिंग वूली ने शाप दिया, और हान यांग को यह न जानने के लिए डांटने वाला था कि वह किस बारे में बात कर रहा था, जब उसने अचानक हान यांग के पीछे चौक पर लगभग 100 कांस्य लाशें देखीं। क्या यह आदमी इतना ताकतवर है? जिंग वूली ने अपने दांत पीस लिए, मुड़ा और हान यांग की ओर दौड़ा। तभी उसे एहसास हुआ कि वास्तव में एक बनिंग हेवन कबीले का शिष्य हान यांग के बगल में खड़ा था, अपनी टूटी हुई बांह पकड़े हुए और एक तरफ छिपकर कांप रहा था। जूनियर भाई हान, आप वरिष्ठ भाई को बुलाओ। बिना किसी अटकल के कुछ शब्द कहने के बाद जिंग वूली ने मुंह फेर लिया और हान यांग को अनदेखा कर दिया। इस समय 7 या 8 कांस्य लाशें दहाड़ते हुए उन तीनों पर झपट पड़ीं। कांगलांग। तलवार के म्यान से बाहर निकलने की ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी, और जिंग वूली ने केवल तलवार की तीखी रोशनी देखी, जो धुंधले गलियारे में चमक उठी, और 7 या 8 कांस्य शवों की हरकतें थमसी गईं। अगले ही क्षण सारी लाशें टुकड़े टुकड़े होकर चारों ओर बिखर गईं। आप कौन हैं? जिंग वूली इतना भयभीत था कि वह हान यांग से कुछ कदम दूर चला गया। उसकी आंखों में सतर्कता का भाव था। यह आदमी बहुत ताकतवर है। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। क्या वह वास्तव में अभी भी नया हान यांग है? हान यांग ने अपने पीछे के चौक की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, इसके अंदर एक निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार होना चाहिए जो एक संरचना नेत्र के रूप में हो। इसे ले जाओ। जिंग वूली मूल रूप से हान यांग से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार शब्दों ने उसकी आंखों में चमक ला दी, और वह चौक में भाग गया। जब जिंग वूली ने लगभग 100 कांस्य शवों के टूटे हुए अंगों पर कदम रखा, तभी उसे इस जगह की भयावहता का एहसास हुआ। इस प्रकार के अजेय कांस्य शव को मारना अत्यंत कठिन है। यदि आपके हाथ में आध्यात्मिक हथियार भी हो तो भी आप केवल 3 या 4 से ही लड़ सकते हैं। इससे अधिक तो बहुत खतरनाक होगा। लेकिन यहाँ लगभग 100 कांस्य लाशें थीं, और उन सभी को हान यांग ने मार डाला था। यह मारक क्षमता संभवतः गोल्डन बोन के 7वें या 8वें स्तर से कम नहीं है। मुझे नहीं पता कि संप्रदाय को राक्षस कहाँ मिला। जिंग वूली ने चौक के केंद्र की ओर कदम बढ़ाया और एक वेदी पर एक निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार रखा हुआ पाया। अजीब बात यह है कि उन कांस्य शवों की मृत्यु के बाद काली लाश का खून लगातार वेदी की ओर इकट्ठा हो रहा है। यहाँ तक कि वेदी पर रखे निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार भी काली ऊर्जा की परत से संक्रमित लग रहे थे। जिंग वूली ने अपने दांत पीस लिए और वेदी पर आध्यात्मिक हथियार लाने के लिए आगे बढ़ा। जिस क्षण उसने आध्यात्मिक हथियार अपने हाथ में लिया, उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि वह एक दुर्भावनापूर्ण शक्ति द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। इस द्वेष से वह कांप उठा और उसकी रीढ़ की हड्डी सुन्न हो गई। गधे, मुझे हान नाम के उस लड़के ने धोखा दिया है। जिंग वूली ने पाया कि जहां उसकी हथेली निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार के संपर्क में आई, वहां तांबे के सिक्के के आकार का एक शव का धब्बा दिखाई दिया। इसके अलावा जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, शवों के धब्बे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इस गति से मुझे डर है कि 3 या 2 दिनों में ये लाश के धब्बे पूरे शरीर पर फैल जाएंगे। हान यांग, क्या तमाशा चल रहा है? जिंग वूली गुस्से से दहाड़ा। हान यांग ने अपनी हथेली पर लाश के दाग को उदासीनता से देखा और कहा, यह एक लाश का दाग है। क्या तुमने इसे कभी नहीं देखा? ऐसा कहने के बाद उसने जिंग वूली को एक अजीब नज़र से देखा, जो आपने शायद ही कभी देखा हो। जिंग वूली की गर्दन की नसें धड़क रही थीं। क्या मैं नहीं जान सकता कि यह लाश का दाग है? क्या तुम्हें पता था कि इस आध्यात्मिक हथियार में कुछ गड़बड़ है और तुम जानबूझकर मुझे धोखा दे रहे हो? बिल्कुल, यदि आध्यात्मिक हथियार में कुछ गड़बड़ नहीं है, तो मैं इसे पाने के लिए तुम्हारा इंतजार क्यों करूं? हान यांग ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वाभाविक था। जिंग वूली इतना क्रोधित था कि वह लगभग फट पड़ा। यदि उसे स्पष्ट रूप से पता न होता कि वह हान यांग को नहीं हरा सकता, तो वह उस पर झपट पड़ता और उसे टुकड़ों में काट डालता। हान यांग ने उदासीन भाव से समझाया, आध्यात्मिक हथियार निर्माण नेत्र है। यदि आप इसे बाहर नहीं निकालते हैं, तो लाश का खून एक निश्चित स्तर तक जमा हो जाने के बाद चांदी की लाश या यहाँ तक कि सोने की लाश भी सक्रिय हो जाएगी।
तुम्हारी खेती बहुत कमजोर है, इसे बर्बाद मत करो और इसका उपयोग करो। जब आध्यात्मिक हथियार निकालने की बात आती है तो क्या मुझे, मुख्य लड़ाकू बल को, ऐसा करना चाहिए? जिंगवुली ने अपना मुंह खोला, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल सका। आपने जो कहा वह बहुत सही है। यदि मैं कमजोर हूं, तो मुझे शव ऊर्जा से दूषित होना चाहिए। जिंगवुली गुस्से से एक तरफ छिप गया और खुद को बंद कर लिया। इस समय उसे अपने अद्वितीय निष्ठावान वरिष्ठ भाई ब्लड लॉर्ड्स की याद आ रही थी। यदि सीनियर भाई ब्लड लॉर्ड्स यहाँ होते तो वह कभी भी हान यान की तरह बेशर्म नहीं होते। इसी समय लड़ाई की आवाज फिर सुनाई दी। कुछ ही क्षण बाद गलियारे से दो आकृतियां उभरी जो चारों दिशाओं में फैल रही थीं। आश्चर्य की बात यह थी कि वे फीनिक्स माउंटेन के दो लोग थे। जैसे ही उसने हान यांग को चाकू के साथ खड़ा देखा, लैन कैफे की आंखें अचानक आग की लपटों में भर गईं। पुरानी और नई नफरतों के मिश्रण ने उसे बिना किसी हिचकिचाहट के कांस्य शव को हान यांग की ओर ले जाने के लिए प्रेरित किया। जब हान यांग कार्रवाई करने वाला था तो गलियारे के पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। अरे, यहाँ तो बहुत चहल पहल है। अगले ही क्षण रात के मोती की छाया कुछ ही दूरी पर गलियारे में दिखाई दी। ओह, तुम फीनिक्स माउंटेन की बेवकूफ कुतिया, उस आदमी ने उपहास किया और साहपूर्वक कार्रवाई की। उसके हाथ से एक चमकती हुई रोशनी निकली। बंदूक ड्रैगन की तरह बाहर आती है। बंदूक की ताकत मृतकों को नष्ट करने के समान थी। लैन कैफे के पीछे 6 कांस्य लाशों को फाड़ रही थी। शेष बल ने बेरोकटोक जारी रखा और लैन कैफे के चेहरे पर सीधे वार किया। कब लैन कैफे ने चाकू को अपनी छाती पर रखा और हमलावर के भाले की नोक को ठीक से पकड़ लिया। एक हल्की चीख। लैन कैफे की आकृति 7 या 8 फीट दूर थी और वह एक बंदर की तरह निपुण थी, जो गलियारे की दीवारों के चारों ओर घूम रही थी, घुसपैठियों की तीखी नोक से बच रही थी। एक छोटा सा ठंडा तारा आसमान में 10 फीट ऊंचा। आप सैडम स्टार हैं। नीले फीनिक्स लबादे की आस्तीनें लहराईं, जिससे उसके सामने आड़ू के रंग के जहरीले धुएं की एक परत फैल गई, और फिर वह गंभीर भाव से बोला। रात के मोती की रोशनी में बंदूक पकड़े हुए आदमी ने आखिरकार अपना असली चेहरा दिखाया। ये व्यक्ति हरा वस्त्र पहनता है, स्वतंत्र और उन्मुक्त होता है, तथा विद्वान जैसा स्वभाव रखता है। हालांकि इस व्यक्ति के चेहरे को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। उसके चेहरे का बायां आधा हिस्सा एक साधारण व्यक्ति जैसा लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे का दायां आधा हिस्सा लाश के धब्बों से ढका हुआ था और बेहद दुष्ट लग रहा था। यहाँ तक कि चेहरे के दाहिने आधे हिस्से पर मुंह का कोना भी अप्राकृतिक तरीके से मुड़ा हुआ था, मानो वह किसी चीज पर हंस रहा हो। वरिष्ठ भाई जिंग। जब जिंगवुली ने यह दृश्य देखा तो उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और वह जल्दी से आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन हान यांग ने उसे अपने चाकू की पीठ से रोक दिया। ये व्यक्ति सैडम नहीं हो सकता है। जिंगवुली को यह नहीं पता था कि जब को युमिंग और मा जिंगकोंग पहले लड़ रहे थे तो वह हान यांग को घूरने से खुद को रोक नहीं सका था। सैडम जिंग, जो एक भाला पकड़े हुए था, इस समय हंसा और बोला, जियोली, ये छोटा भाई सही कह रहा है, मैं वास्तव में एक सैडम सितारा नहीं हूं। ये कहने के बाद सेदुम जिंग धीरे से मुड़ा। जिंगवुली अपनी सांस रोक नहीं सका। उसके शरीर का दाहिना हिस्सा बुरी तरह क्षत विक्षत हो चुका था और उसमें से भारी मात्रा में धुआं जैसी काली हवा लगातार निकल रही थी। इस दृश्य में सेदुम जिंग एक दुष्ट आत्मा की तरह लग रहा था। मैं एक ऐसा देवता हूं जो न तो जीवित है और न ही मृत, तीनों लोकों से बाहर, 5 तत्वों में से नहीं। सेदुम की आवाज में अत्यंत असंगठित कट्टरता है, बिल्कुल एक कट्टर आस्तिक की तरह। उसकी नजर जिंगवुली पर नहीं थी, बल्कि जिंगवुली के हाथ में मौजूद आध्यात्मिक हथियार पर थी। गठन नेत्र आध्यात्मिक हथियार सौंप दो और उसी संप्रदाय के साथ लड़ो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। सेदुम जिंग के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई गर्मजोशी नहीं थी। जिंगवुली ने अवचेतन रूप से 2 कदम पीछे हट लिए। धमाका। सेदुम जिंग के पैरों के नीचे की पथरीली जमीन मकड़ी के जाले की तरह फट गई और उसका शरीर अचानक जिंगवुली की ओर बढ़ गया। इसकी गति इतनी तेज थी कि हवा में इसकी छवि भी बन गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजें चुराने की? जब सेदुम जिंग जिंगवुली की ओर बढ़ने ही वाला था तो तलवार की रोशनी जल उठी। गोदाम। हवा में कांपते हुए ब्लेड की आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी, जो सभी के कानों में गूंज रही थी। सेदुम जिंग की गति धीमी नहीं हुई और उसके दाहिने हाथ में पिस्तौल ने क्रोधित ड्रैगन के दिल को छेद दिया और सीधे हान यांग के चाकू पर वार किया। कब काली बंदूक और सफेद चाकू में जोरदार टक्कर हुई। अगले ही क्षण एक आकृति अचानक उड़कर गलियारे की दीवार से टकराई, जिससे पूरा गलियारा हिंसक रूप से कांप उठा। ये सैडम है। सैडम जिंग, जिसने पहले फीनिक्स माउंटेन के लैन कैफे को एक ही गोली से पीछे धकेल दिया था, वास्तव में हान यांग द्वारा मार गिराया गया। जिंगवुली ने बड़ी मुश्किल से निगला। अच्छा लड़का। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति एक अमानवीय अस्तित्व है। इन लोगों के सामने वह अपनी सुनहरी हड्डी के छठे स्तर पर एक बच्चे की तरह नाजुक था। जियान त्यानिक सिंह के पिछले शॉट ने उसे अपना शरीर हिलाने का कोई समय नहीं दिया, लेकिन हान यांग के चाकू से वह पीछे हट गया।
ये हान यांग वास्तव में एक मजबूत आदमी है जो पृथ्वी स्तर के प्रतिभाशाली जियाओ जुबान को मार सकता है। लैन कैफेंग ने भी आश्चर्य से हान यांग को देखा। उसने पहले भी सैडम पर गोली चलाई थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि इस समय अर्धमृत सैडम कितना भयानक था। अप्रत्याशित रूप से यह अज्ञात युवानमेन शिष्य वास्तव में एक ही वार से प्रतिद्वंद्वी को पीछे धकेल सकता था। पिछले 5 वर्षों में युवानमेन का भाग्य बहुत समृद्ध रहा है। पहले रक्त कमल तलवारबाज था, फिर मदिरा अमर तलवारबाज था और अब यह अज्ञात तलवारबाज है। जब अकेले युवा पीढ़ी की बात आती है तो फैंटियन कबीले और फीनिक्स माउंटेन दोनों को युवान कबीले द्वारा दबा दिया गया है। चक कुड़कुड़ाना। सेदुम जिंग ने अपने गले से एक अजीब सी आवाज निकाली और धीरे से जमीन से उठ खड़ा हुआ। यदि आप मुझे आगे बढ़ने से रोकेंगे तो मैं एक कट्टर दुश्मन बन जाऊंगा और मर जाऊंगा। सेदुम अचानक जमीन से ऊपर उठा और एक छाया में बदल गया तथा हान यांग की ओर बढ़ने लगा। उसके हाथ में बंदूक की नोक जोर से कांपने लगी और हवा में तीखी चीख गूंजने लगी। तलवार की रोशनी फिर से जल उठी। सेदुम को दूसरी बार हराया गया। उठना, आगे बढ़ो, उड़ जाओ, फिर से उठो, पुनः उड़ो। सैडम, जिसने अभी अभी खुद को भगवान होने का दावा किया था, उसे गुड़िया की तरह बार बार गिराया गया। ये दृश्य अत्यंत विचित्र एवं हास्यास्पद लग रहा था, लेकिन वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति हंस नहीं सका, क्योंकि आध्यात्मिक हथियार द्वारा कई बार काटे जाने के बावजूद ये सैडम वास्तव में अप्रभावित था। इसकी रक्षात्मक शक्ति कांस्य शव से भी अधिक है। यह उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां आध्यात्मिक हथियार नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लैन कैफेंग के बगल में फीनिक्स माउंटेन के शिष्य ने जिंग वूली को जलती आंखों से देखा, जो आध्यात्मिक हथियार पकड़े हुए गलियारे के किनारे अकेले खड़े थे। वरिष्ठ बहन, क्या हमें गठन नेत्र आध्यात्मिक हथियार को जब्त करने का अवसर लेना चाहिए? मूर्ख, चुप रहो। जैसे ही शिष्य ने अपना मुंह खोला, लैन कैफेंग ने उसे गुस्से से डांटा। इससे पहले कि वह समझ पाती कि लैन कैफेंग ने उसे क्यों डांटा, गलियारे में स्थिति अचानक बदल गई। सेदुम जिंग, जो बार बार हान यांग की ओर दौड़ा, ने अचानक अपना सिर घुमाया और फीनिक्स माउंटेन शिष्य को घूर कर देखा जो भयंकर आंखों से बोल रहा था। धमाका। अगले ही क्षण सेदुम जिंग ने अविश्वसनीय कोण पर घूमकर हान यांग को छोड़ दिया और उस महिला पर झपट पड़ा। इस क्षण तक इस फीनिक्स माउंटेन शिष्य को यह नहीं पता था कि हान यांग के लिए सैडम जिंग पर एक के बाद एक चाकू से हमला करना कितना भयानक था। सैडम इतनी तेज थी कि वह चकमा भी नहीं दे सकी। वह असहाय होकर केवल देखती रही क्योंकि सेदुम जिंग के हाथ में भाला उसके सिर के करीब आता जा रहा था। आह! गलियारे में जानवर जैसी दहाड़ सुनाई दी। लैन कैफेंग के नाजुक चेहरे पर घने बाल दिखाई दिए और उसकी जैद जैसी हथेलियां भी बालों से ढकी हुई थीं। उसके मुंह से 2 पतले नुकीले दांत निकले हुए थे। वह स्त्री जो मूलतः बहुत सुंदर मानी जाती थी, तुरंत ही आधी मानव और आधी पशु में बदल गई। छूरा भौंकना। लैन कैफेंग के पैरों के नीचे के जूते फट गए और उसका पूरा शरीर एक मूर्ति में बदल गया। डांग डांग डांग। एक पल में उसने पहले ही सैडम जिंग के साथ 4 चालों का आदान प्रदान कर लिया था और वास्तव में गति के मामले में सैडम जिंग को दबा दिया था। राक्षसीकरण। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लैन कैफेंग जैसी प्रतिभा भी राक्षस बनने का विकल्प चुनेगी। क्या एक योद्धा के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता राक्षस योद्धा बनना है? जिंग वूली ने लैन कैफेंग को देखा जो एक राक्षस में बदल गई थी और वह अचंभित थी। राक्षस योद्धा। हान यांग की अभिव्यक्ति बदल गई। उसे युवानमेन मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में मारे गए प्रेत बंदर की क्षमता वाले छाया हत्यारे की याद आ गई। ये पता चला है कि इस तरह के योद्धा को, जिसे एक राक्षस जानवर के खून से प्रत्यारोपित किया गया है, इस छोटी सी दुनिया में एक राक्षस योद्धा कहा जाता है। राक्षस योद्धा भी राक्षस बन जाता है और उसकी शक्ति उसी स्तर के योद्धाओं से कहीं अधिक हो जाती है। इसे मार्शल आर्ट का मार्ग माना जा सकता है। धत्तेरी की, ये सब लानत है। सेदुम जिंग को हान यांग द्वारा बार बार गिराया गया था और वह पहले से ही क्रोध से भर गया था। अब वह एक चींटी को मारना चाहता था, लेकिन लैन कैफेंग ने उसे रोक दिया, जिससे भटकती लाश का क्रूर स्वभाव जाग उठा और उसका चेहरा और अधिक क्रूर हो गया। जब वे पहली बार मंच पर आए थे, तब उनका जो सुरुचिपूर्ण आचरण था, वह पूरी तरह से गायब हो गया है। एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे दोनों सैनिकों की तलवारों और बंदूकों की छाया ने गलियारे के चारों ओर की दीवारों को खायों में विभाजित कर दिया। भयावह धार के कारण फीनिक्स पर्वत के अन्य शिष्य एक के बाद एक पीछे हटने लगे। आउच! सैडम की हिंसक भावनाएं कांस्य शव की क्रूरता को प्रेरित करती प्रतीत हुईं। दर्जनों कांस्य लाशें विभिन्न गलियारों से दहाड़ती हुई बाहर निकलीं और सभी पर टूट पड़ीं। बैंग बैंग बैंग। राक्षसी नीला फीनिक्स और लाश में तब्दील सैडम, कांस्य लाश की तुलना में अमानवीय भूतों की तरह अधिक हैं। एक चाकू और एक गोली से उसकी ओर दौड़े सभी कांस्य शवों को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। गलियारे में अधिकाधिक कांस्य लाशें गिरने लगीं। इसी समय कांस्य शव के पीछे से एक गिद्ध की आवाज सुनाई दी। सैडम, तुम बहुत बेकार हो। आप 6ठे स्तर की कुछ सोने की हड्डियां भी नहीं जीत सकते।
क्या तुम अब भी मुझसे चांदी के खून के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? गलियारे के दूसरे छोर पर एक अजीब काली छाया दिखाई दी। ये काली छाया किसी मानव जैसी दिखती है, लेकिन इसका शरीर काले धुएं की तरह मुड़ी हुई लाश की आभा से घिरा हुआ है। दर्जनों फीट दूर से आप उसके शरीर से आती दुर्गंध को महसूस कर सकते हैं। जब काली छाया दिखाई दी तो कांस्य शव उससे इस प्रकार दूर भागे मानो उनका सामना किसी प्राकृतिक शत्रु से हो गया हो। दीवार पर कई कांस्य शव चिपके हुए थे और उनके तीखे नाखून दीवार को खरोंच रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी प्रकार के दर्द से पीड़ित था। यह आदमी कदम दर कदम चल रहा था, मानो कांस्य शवों के बीच कोई सम्राट चल रहा हो। पागल बाघ, ली यंग। जिंगवुली ने उस व्यक्ति का नाम लगभग शब्दशः पुकारा, क्योंकि इस समय पागल बाघ ली यंग में लगभग कोई मानवीय उपस्थिति नहीं थी। सैडम का केवल आधा शरीर ही शव में बदल गया है, जबकि दूसरा हिस्सा अभी भी सामान्य व्यक्ति जैसा दिखता है। जहां तक पागल बाघ ली यंग की बात है, उसका पूरा शरीर लाश के धब्बों से ढका हुआ था, उसका शरीर लाश की आभा से भरा हुआ था, और उसका चेहरा घिनौना और अजीब था, जो किसी इंसान जैसा बिल्कुल भी नहीं था। क्या ये पागल बाघ ली यंग है जो कियाओ कियान को अपनी उपपत्नी बनाना चाहता है? वह कल्पना से कहीं अधिक साहसी है, और वास्तव में वह स्वयं को एक भटकती हुई लाश में बदलने का साहस रखता है। हान यांग को काफी भावुक महसूस हुआ जब उसने पहली बार इस अपरिहार्य दुश्मन को देखा। पागल बाघ ली यंग को वास्तव में सही उपनाम दिया गया था। जब तक आप एक निश्चित सीमा तक पागल नहीं हो जाते, आप कभी भी अपने आप को एक भटकती हुई लाश में नहीं बदल पाएंगे। दूसरी ओर, ये ली यंग स्पष्ट रूप से एक नायक है जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है।